हाँ बेटा, आवाज आ रही है सही? ओके, चलिए। तो बेटा लास्ट क्लास वी जस्ट स्टार्टेड दी बफर। कुछ भी शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को कहूंगा कि हमारा फर्स्ट अटेम्प्ट आ चुका है, उसके जस्ट पहले का वीक ये हमारा है। 3 क्लास हमारे पास है, जिनमें जितना हो जाएगा हम लोग करेंगे, लेकिन जितना आप अभी तक कर चुके हैं उतना सब लोग बहुत कॉन्फिडेंटली और अच्छे से करके आए। जो नहीं किया उसके बारे में ज्यादा चिंता न करते हुए, जो हमको आता है वो अच्छे से करके आए। मेन फॉर्मूला एक दिन पहले सब लोग जरूर पढ़ के जाए। और सब लोगों को बहुत बहुत आशीर्वाद है मेरा, ये मान के चले, है ना। सारे टीचर्स का बहुत बहुत आशीर्वाद आप लोगों के साथ है, और आप सब लोग अच्छा करेंगे, इस कॉन्फिडेंस के साथ सब लोग आगे बढ़े। चलिए जी। तो बेटा बफर की बात हम कर रहे थे, और मैंने कहा था कि बफर सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन होते हैं जो पीएच चेंज को रेसिस्ट करते हैं एसिड या बेस मिलाने पर। और हम उसके पहले क्वेश्चन की तैयारी कर चुके थे, बफर से आने वाले पहले क्वेश्चन की तैयारी कर चुके थे कि बफर सॉल्यूशन कौन है, कैसे पहचाने, क्वेश्चन वगैरह भी हम लोग देख चुके थे। और हम जान चुके थे कि बफर पहचानने के लिए 3 बातें देखनी है। पहली बात, वीक वीक का सॉल्ट हो। दूसरा, वीक एसिड और उसका कॉन्जुगेट आयन वाला सॉल्ट हो। तीसरा, वीक बेस और उसके कॉन्जुगेट आयन वाला सॉल्ट हो। आई थिंक यू ऑल शुड बी कॉन्फिडेंट इन दैट कि हाउ टू आइडेंटिफाई द बफर। एंड रिमेंबर वन थिंग कि अगर हमने रिएजेंट्स को मिलाया है तो उनके बीच रिएक्शन अगर हो सकती है तो पहला काम रिएक्शन लिखना है, और उसके बाद जो बचा उसके बेसिस पे आगे बढ़ना है। आप देख रहे हैं हम सेकंड क्वेश्चन की ओर मूव कर रहे हैं बेटा। हेलो बेटा, आवाज आ रही है क्या? अब आवाज आ रही है? ओके ओके, ठीक है बेटा।
यस, नाउ आई थिंक इट्स ओके। चलिए, तो बेटा हम लोग बात कर रहे थे कि अगर सेकंड क्वेश्चन की हम तैयारी करते हैं, आई मीन पीएच ऑफ बफर कैसे लाया जाए, आज इस पर हमारा फोकस मेनली रहने वाला है कि पीएच ऑफ बफर कैसे कैलकुलेट करें। तो मिक्स्ड बफर, दो तरह के बफर हमारे पास थे। पहले लेते हैं ए एसिडिक बफर, और एसिडिक बफर के लिए कैसे हम पीएच कैलकुलेट करें ये सबसे पहले सीखते हैं। और फिर समझने के लिए हम लोग एग्जांपल ले रहे हैं, यहाँ पर एग्जांपल ले रहे हैं हम लोग, दैट इज ऑफ मोस्ट कॉमन एग्जांपल एसिटिक एसिड एंड सोडियम एसिटेट। एसिटिक एसिड एंड सोडियम एसिटेट का हम लोग एग्जांपल ले रहे हैं यहाँ पर, है ना। और इसके लिए अगर पीएच हम कैलकुलेट करें तो कैसे कैलकुलेट करें। मान लीजिए इसका कॉन्सेंट्रेशन है ए मोल पर लीटर और इसका कॉन्सेंट्रेशन है एस मोल पर लीटर। मैंने इससे आपसे नोमेनक्लेचर दिया है कि ए फॉर एसिड और एस फॉर सॉल्ट, है ना। अब हम पीएच लाना चाहते हैं, तुम्हें पता है कि पीएच लाने के लिए हमको H प्लस चाहिए, और H प्लस अगर कोई दे सकता है तो एसिटिक एसिड, H प्लस अगर कोई दे सकता है तो कौन है, एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड से ही H प्लस आ सकता है। तो वी हैव टू राइट द इक्विलिब्रिया फॉर एसिटिक एसिड। तो हमने एसिटिक एसिड का इक्विलिब्रिया लिखना है, और हम देख रहे हैं कि इससे बन जाएगा हमारा CH3CO माइनस एक्वस H प्लस एक्वस। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इसका K होगा, दैट यू नो। अब यहां पर एक बात देखिए, इसका कॉन्सेंट्रेशन A है, H प्लस कुछ भी नहीं है, लेकिन एसिटेट आयन कॉमन आयन है कि नहीं दोनों में, बोलो कितना होगा एसिटेट हमारे पास कॉमन आयन से। हाउ मच एसिटेट वी हैव डायरेक्टली फ्रॉम द सॉल्ट, S, आई राइट दैट S हियर। ये आ रहा है फ्रॉम सोडियम एसिटेट, है ना। अब मानते हैं कि यहां से गया होगा X, कॉमन आयन इफेक्ट भी आ गया उसके इफेक्ट में, तो यहां हो गया होगा S प्लस X और यहां आ गया X। तुम जान रहे हो अगर H प्लस आ गया तो हमारा काम बन गया, आई मीन X आ गया तो हमारा काम बन गया। और हम देख रहे हैं ये लाना कोई मुश्किल काम नहीं, भले ही थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है लेकिन इम्पॉसिबल नहीं लग रहा, बिकॉज वी हैव द एक्सप्रेशन फॉर K एंड दैट इज इक्वल टू, यू नो, हियर S प्लस X इंटू X डिवाइडेड बाय A माइनस X। ये हमारे पास K का एक्सप्रेशन आ गया, और यहां से हम लोग X का वैल्यू लाना चाहते हैं, तो बताइए इस क्वाड्रेटिक को सोल्व करके ला सकते हैं। अरे बताइए X आ जाएगा कि ना जाएगा, और X आ गया तो क्या आ जाएगा H प्लस, और H प्लस आ गया तो हम ला पाएंगे PH। लेकिन हम यहां पर चेक करना चाहेंगे अप्रोक्सीमेशन, जैसे एज यूजुअल हम करते हैं। सो आई राइट इफ व्हाट शुड बी द अप्रोक्सीमेशन, जो हमेशा हम लोग करते हैं, आई कैन राइट हियर दैट इज आई विल चेक K बाय C। और अगर ये वैल्यू लेस देन इक्वल टू 10 की पावर माइनस 3 हो तो यू नो हम लोग लिख पाएंगे A माइनस एक्स को A माइनस एक्स को हम लोग A लिख पाएंगे। ओके, अब बेटा एक बात का हमको ध्यान रखना है कि A के रेस्पेक्ट में X नेग्लिजिबल है, ये बात हमारे पास आई है। हम जानते हैं X को S के रेस्पेक्ट में तभी नेग्लेक्ट कर सकते हैं, यू नो, कि या तो S A के बराबर हो या A से बड़ा हो। डू यू एग्री? X को S के रेस्पेक्ट में कब नेग्लेक्ट कर सकते हैं, बात हम पहले भी पढ़े हैं। हमने भी देखा कि A के रेस्पेक्ट में X नेग्लिजिबल है, वो तब नेग्लेक्ट कर सकते हैं कि या तो, मैं ये कह रहा हूं कि हमने A के मुकाबले X को नेग्लिजिबल माना जब K बाई C लेस देन इक्वल टू 10 पावर माइनस 3 है। लेकिन आप देखिए हम X को अगर S के रेस्पेक्ट में नेग्लिजिबल मानना चाहें तो कब मान सकते हैं, जब या तो S आपका A के बराबर हो या इससे बड़ा हो, तब हटा सकते हैं। जैसे मान लो 0.1 है तो या तो ये 0.1 हो या 0.1 से बड़ा हो। लेकिन मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं कि अगर A और S कंपेरेबल दे दिए जाएं, और ऐसा बफर में होगा, इस बात को आगे हम प्रूव भी करेंगे, तो आई राइट हियर इफ A एंड S आर कंपेरेबल। अगर ये कंपेरेबल हो तो आप देखिए ऐसी कंडीशन में A प्लस एक्स को भी अप्रोक्सीमेटली S लिखा जा सकता है। इज इट? अगर हमको A और S कंपेरेबल दे दिए जाएं। एक और बात मैं कहना चाहता हूं, कंपेरेबल का मतलब बराबर होना बिल्कुल नहीं है। कंपेरेबल होने का मतलब है कि एक के रेस्पेक्ट में दूसरा नेग्लिजिबल ना हो। और आपको पता है नेग्लिजिबल होने के लिए हम कितना गुना मान के चलते हैं, 100 टाइम्स मान के चलते हैं। तो यानी 100 टाइम्स नहीं है, कोई दुगना तिगुना है तो भी हम उसको कंपेरेबल कह सकते हैं। और हम आगे इस बात को देखेंगे कि बफर के अंदर ये कंपेरेबल होते हैं। अभी फिलहाल मैं लिख दे रहा हूं कि अगर A और S कंपेरेबल हो तो क्योंकि A के रेस्पेक्ट में X नेग्लिजिबल था तो S के रेस्पेक्ट में भी हम लोग X को नेग्लिजिबल मान सकते हैं। डू यू एग्री? अगर कंपेरेबल दे दिए जाए तो। और अब ऐसा कर दिया तो आप देखिए कि A का जो एक्सप्रेशन था हमारा वो क्या रह गया, वो रह गया S इंटू एक्स अपॉन A।
हियर x इज h प्लस, सो आई राइट x दैट इज h प्लस, और h प्लस का वैल्यू आप यहां से देख सकते हैं, ये आ गया है Ka इंटू ए बाय एस। H प्लस का वैल्यू हमारे पास आ गया K इंटू ए बाय एस, और अगर हम pH लाना चाहते हैं तो हम कह देंगे इट इज माइनस लॉग ऑफ K माइनस लॉग ऑफ ए बाय एस। फर्दर वी कैन राइट इट, यहां पर हम देख पा रहे हैं इस बात को कि अगर लिखना चाहें तो फर्दर हम लोग लिख सकते हैं इसको, pH इज इक्वल टू pK माइनस लॉग ऑफ K कैन बी रिटन pK प्लस लॉग ऑफ, प्लस कर दे रहा हूं और लॉग करके लिख दे रहा हूं S बाय A। तो ये हमारे पास एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट आ गया है जिसको आपको डेफिनेटली लर्न कर लेना है। दिस विल द फर्स्ट स्टार रिजल्ट ऑफ टुडेज लेक्चर बट वेरी इंपॉर्टेंट, pH इज इक्वल टू pK प्लस लॉग ऑफ S बाय A। इसको हम कहते हैं यहां पर हेंडरसन इक्वेशन, इसका खास नाम हेंडरसन इक्वेशन, इट इज कॉल्ड एज हेंडरसन इक्वेशन। ठीक है, इट इज कॉल्ड एज हेंडरसन इक्वेशन, pH इज इक्वल टू pK प्लस लॉग ऑफ S बाय A। समझ आई बात? कॉमन आयन इफेक्ट हमने लिया और डायरेक्टली इसको यहां पर कर लिया। ठीक है, सोल्ट का कोई हाइड्रोलिसिस लेने की हमको जरूरत नहीं है क्योंकि मैं H प्लस से मतलब है हाइड्रोलिसिस बहुत कम होता है, अकेला सोल्ट होता तो हाइड्रोलिसिस की बात करनी है अंतु। और सब लोगों को बात मैं कह देना चाहता हूं, है ना, कि अगर हमको हाइड्रोलिसिस, को ये सोचे कि यार सोल्ट का हाइड्रोलिसिस भी कराओ, तो सोल्ट का हाइड्रोलिसिस तब मानना था जब हमें लगे कि अकेला सोल्ट है, यहाँ सोल्ट के साथ और भी है, इसलिए हाइड्रोलिसिस की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि हम जानते हैं कि H वैल्यू बहुत कम होते हैं। तो ये हेंडरसन इक्वेशन, इट इज कॉल्ड एज हेंडरसन इक्वेशन, जो आपको डायरेक्टली याद रखना है। एक बात और बेटा मैं क्लियर कर देना चाहता हूं, जो एस हमने यहां लिखा है, ये जो एस हमने यहां लिखा है, व्हाट इज दिस एस? इज एस किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? एस किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? बोलिए, एस किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? इज इट सॉल्ट, सॉल्ट कंसेंट्रेशन? नो, ध्यान दीजिए, इट इज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयन ऑब्टेन्ड फ्रॉम द सॉल्ट। एस क्या है, क्लियरली मैं मेंशन कर रहा हूं, concentration of ion, concentration of ion from salt। ध्यान दीजिए, ये सॉल्ट का कंसंट्रेशन नहीं है, इट इज द कंसंट्रेशन ऑफ आयन फ्रॉम सॉल्ट। इस बात का आप ध्यान रखिए, और कभी कभी इस बात का फर्क पड़ सकता है, आगे इस बात को मैं अभी समझाने वाला हूं। जैसे मैं एक एग्जांपल लूं, सपोज हमारे पास एक, जैसे भी हमने एसिड लिया, अब एसिड लिया, हमने लिया CH3CON। सपोज अगर मेरे पास यहां पर एग्जांपल में ले रहा हूं कि हमें दे दिया जाता CH3CO ट्वाइस Ba, बेरियम एसीटेट, और अगर इसका S है कॉन्सेंट्रेशन, तो मुझे यहां जो एसीटेट लेना है CH3CO माइनस, वो कितना होगा बताओ? वो S होगा या 2S होगा? देखो यहां से बेरियम एसीटेट टूटेगा तो कितना होगा? 2S। तो हमको क्वेश्चन में S नहीं लेना, हमको फिर क्वेश्चन में कितना लिखना है? 2S। तो ये बात इंपॉर्टेंट, इस बात का ध्यान रखना कि S क्या है? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयन फ्रॉम द सॉल्ट। ठीक है ना? तो अगर बेरियम एसीटेट होगा तो कॉन्जुगेट आयन से मुझे मतलब है, और कॉन्जुगेट आयन जो है वो मेरे पास, ये कौन सा आयन है इसको मैं बहुत क्लियरली यहां मेंशन कर दे रहा हूं, इट इज कॉन्जुगेट आयन, इट इज कॉन्जुगेट आयन फ्रॉम द सॉल्ट दैट यू नीड टू टेक इट। तो ये बात हमको समझनी है हेंडरसन इक्वेशन के बारे में। बताइए, यहां तक बात समझ में आ गई सबको? और एक और बात, ये देख रहे हैं हम लोग कॉन्सेंट्रेशन का रेशो, बट वी कैन टेक द मोल रेशो ऑल्सो। अगर मोल रेशो भी लेंगे ना तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, इस बात को भी आप लोग यहां पर समझ लीजिए। बोलो, क्लियर है बात सबको? एवरीबॉडी, अरे समझ में आ रही है बात? ओके, तो बेटा ये बात हुई हमारी किसके लिए? एसिडिक बफर के लिए कैसे कैलकुलेशन की जाए ये हमने जान लिया। अब लेते हैं बेसिक बफर को। आई टेक द बी पार्ट, दैट इज बेसिक बफर। एक एग्जांपल से शुरू करते हैं वापस। सपोज यू हैव NH4OH and NH4Cl, NH4OH and NH4Cl। मान लो इनका कॉन्सेंट्रेशन दे दिया है B फॉर बेस एंड S फॉर सॉल्ट। थोड़ा सा मेच्योर तरीके से और ज्यादा अच्छे तरीके से हम ये काम करते हैं। देखो जरा कैसे। एक तरीका तो होता कि हम पहले की तरह पूरा इक्विलिब्रियम लिख रहे हैं और वो डिसोसिएशन मान रहे हैं, सारी बातें हम कर रहे हैं, बट आई राइट कि F KB/C, क्योंकि ये मुझे जरूर चेक करना है। आप देखिए बफर के जो भी फॉर्मूला हम ला रहे हैं यहां पर, वो तब ला रहे हैं जब हमारे पास अप्रोक्सीमेशन हो। इफ KB/C इज लेस देन इक्वल टू 10⁻³ यू नो, ऐसे केस के अंदर हमारा डिसोसिएशन नेग्लिजिबल हो जाएगा यहां पर भी। और ऐसी कंडीशन के अंदर मैं आपसे कहूंगा डायरेक्ट आप KB का यूज करें।
कैसे यूज करें, डायरेक्ट थोड़ा मेच्योर तरीका देखिए। आई राइट NH4OH इंटू OH माइनस डिवाइडेड बाय यहां पर NH4OH। लुक एट दिस, NH4 प्लस इंटू OH माइनस डिवाइड बाय NH4OH। ये केबी का एक्सप्रेशन हमने यहां पर लिया है, ठीक है ना, ये हमने यहां पर लिया है। सी कुछ भी नहीं है, हम सी की जगह ए और एस ले चुके हैं। सुप्रतम, एसिड का कॉन्सेंट्रेशन ए ले चुके हैं, सॉल्ट और सॉल्ट का एस ले चुके हैं। इस केस में यहां पर बेस का कॉन्सेंट्रेशन बी ले रहे हैं, अमोनियम क्लोराइड का एस ले रहे हैं। तो सी कुछ भी नहीं, हमने सी कुछ भी नहीं लिखा है, ठीक है। तो के भी अमोनियम इंटू बोलो ये लिख सकते हैं। और तुम क्या करो, यहां पर इन सबका वैल्यू डायरेक्ट डाल दो। वैल्यू कैसे डालोगे जरा देखो, यहां पर डायरेक्ट तरीका देखो। पहले हमने सिस्टमेटिकली करा पहले केस में, अब उसी बात को थोड़ा सा डायरेक्ट क्विक मेथड जरा देखो। अगर डिसोसिएशन नेग्लिजिबल है तो क्या करना है, मैंने केबी का एक्सप्रेशन लिख दिया। मुझे पता है OH माइनस अगर कोई दे सकता है तो कौन दे सकता है, NH4OH, ये लिख सकते हो। अब यहां पर वैल्यू डाल दो। अमोनियम जो भी आएगा मेनली हम देख चुके हैं किससे आएगा, सोल्ट से। सो आई राइट दिस इज इक्वल टू S। और NH4OH जो है वो कितना है हमारा, इक्वल टू B। समझना मेरी बात, KB बाई C बहुत कम है, 10⁻³ से कम है, इसलिए मैं NH4OH का कॉन्सेंट्रेशन चेंज नहीं कर रहा हूं। जो शुरू में था वही बाद में ले रहा हूं, बिकॉज डिसोसिएशन इज नेग्लिजिबल। समझ आई बात। C जो है वो हमारा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिड होगा, यहाँ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ 20 हो, यहाँ जो C का वैल्यू मैं कह दे रहा हूं कि C इज व्हाट, B। यहाँ C का वैल्यू क्या बन जाएगा, B। C का वैल्यू B बन गया। B इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बेस। सुप्रतम क्लियर है बात। तो KB बाई B, पहले वाले में KB बाई C चेक करे तो C कौन था, A, और यहाँ KB बाई C चेक करे तो C कौन है, B। तो देखो बेटा यहां से डायरेक्टली हमारा OH माइनस आयन का कॉन्सेंट्रेशन निकल आया है। OH माइनस इज इक्वल टू आप लोग लिख पाएंगे यहां पर क्या, OH माइनस इज इक्वल टू हम लोग लिख पा रहे हैं, यहां से आप देख सकते हैं इट इज KB इंटू, आप लिख पाएंगे KB इंटू वॉट, B डिवाइडेड बाय S। ये हमारे पास आ गया। और अब यहां से जरा देखिए, अगर ये हमारे पास आ गया तो हम यहां से POH लिख सकते हैं। POH इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ KB माइनस लॉग ऑफ, आप देख सकते हैं B बाय S। पहले इस बात को समझिए कि हम कैसे OH माइनस ला रहे हैं डायरेक्ट। इज इट क्लियर टू एवरीबॉडी कि OH माइनस हम कैसे लाएं, डायरेक्ट तरीका समझ में आया। एक पहले मैंने सिस्टमेटिकली बताया बेटा, और दूसरा डायरेक्ट तरीका। यानी वहां पर भी अगर हम लोग लाना चाहते थे H प्लस तो डायरेक्ट Ka ऑफ एसिटिक एसिड लिख सकते थे, और वहां से एसिटेट इंटू H प्लस डिवाइड बाय एसिटिक एसिड, डायरेक्ट एसिड को A डाल देते, सॉल्ट को H डाल देते। ऐसे यहाँ डायरेक्ट तरीका मैंने अपना लिया कि KB को मैं लिख सकता हूँ अमोनियम इंटू OH बाय NH4OH, NH4OH को B डाल दिया, अमोनियम मेनली सॉल्ट से आ रहा है, OH माइनस निकाला जा सकता है। और आप देखेंगे यहां से कि POH का फॉर्मूला फाइनली हमारे पास आ गया, इट इज व्हाट, PKB प्लस लॉग ऑफ व्हाट, S बाय B। ये हमारे पास एक और इंपॉर्टेंट रिजल्ट आ गया, अनदर स्टार रिजल्ट फॉर यू। और इसको भी हम लोग कहते हैं हेंडरसन इक्वेशन। इसको भी हम लोग हेंडरसन इक्वेशन कहेंगे और उसी तरह यूज करेंगे। उदित सैनी कह रहे हैं कि अप्रोक्सीमेशन अगर काम नहीं करता है, अगर अप्रोक्सीमेशन काम नहीं कर रहा है आपका KB बाई B या Ka बाई A, आपका लगता है कि 10⁻³ से कम नहीं है, वो काफी ज्यादा है, तो आप इस फॉर्मूला का यूज नहीं कर सकते बेटा। फिर आपको क्या करना पड़ेगा, आपको जो हमने पहले पढ़ा है उस पर जाना पड़ेगा। लाइक आपको कहां जाना पड़ेगा, इससे भी पहले जाना पड़ेगा, यहां आना पड़ेगा आपको, यू हैव टू कम हियर। और आप कहेंगे कि यार यहां पर हम क्वाड्रेटिक सोल्व करेंगे, और क्वाड्रेटिक सोल्व करके फिर अपना आंसर लेकर के आएंगे। क्लियर टू एवरीबॉडी। तो ये बात हम लोग समझ लेंगे, इट इज हेंडरसन इक्वेशन, और हेंडरसन इक्वेशन में कौन किसको बता रहा है वो भी हम लोग यहाँ पर समझ पा रहे हैं। ठीक है, वापस मैं कह रहा हूं, एस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्ट नहीं है, इट इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयन कमिंग फ्रॉम द सॉल्ट, इट इज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कॉन्जुगेट आयन, दैट इज। ये बात हम लोग जान लें। बताइए, POH आ गया तो इससे pH निकाल लेंगे 14 में से माइनस करके, pH will become 14 minus POH and we can get the pH well। बोलिए, ये बातें समझ में आ गई सबको, क्लियर, ओके। तो अब जरा देखिए, तो कुल मिलाकर मैं आपसे कहूंगा बेटा कि ये दो इक्वेशन जो हमने हेंडरसन इक्वेशन बनाई है, इनको अच्छी तरह लर्न कर लें। डायरेक्ट क्वेश्चन आपको मिल सकता है, हो सकता है अगले वीक ही कोई क्वेश्चन हमको यहां से मिल जाए और हमको मजा आ जाए, है ना। अगले वीक ही हो सकता है कोई हमको एक क्वेश्चन यहां से टपक ले, बफर का क्वेश्चन। ठीक है, कुछ न्यूमेरिकल लेते हैं और इस बात को समझते हैं। देखिए कैसा क्वेश्चन हो सकता है। देखिए, आई राइट
when 100 ml 0.1 m SCN is mixed with 200 ml 0.01 m KCN, ठीक है, इसको हमने कर दिया 200 ml 0.01 m KCN। pH आपको कैलकुलेट करना है, दिया हुआ है Ka का वैल्यू, Ka का वैल्यू आपको दिया है 10 की पावर -10 K ऑफ SCN। बताओ जरा व्हाट इज द pH, गेट योर आंसर, हरी अप। What should be your answer? Get your answer quickly. पहली बात तो आप ये देखिए कि क्या ये बफर है। मैंने कुछ नहीं कहा है कि बफर है कि नहीं, डायरेक्ट क्वेश्चन आपके पास होगा। सबसे पहले आपको देखना है कि क्या ये बफर है। आपने कहा यस इट इज ए बफर। अपना अपना आंसर लाइए सब लोग। सबसे पहले हमने के बाई सी बी चेक कर लिया, जो हमको नेग्लिजिबल नजर आ रहा है, दैट मीन्स वी कैन यूज द फॉर्मूला। एक और बात मैं कहना चाहूंगा बेटा, अगर आपको कभी लगता है कि बफर लगाना पड़ रहा है लेकिन चेक करने को कंसंट्रेशन नहीं है, तो मान लेना कि हमको ये फॉर्मूला लगाना ही है, क्योंकि 95% केसेस में बफर मतलब फॉर्मूला डायरेक्ट लगा दो। लेकिन फिर भी अगर दिख रहा है कहीं के बाई सी चेक करने को या के बी बाई सी चेक करने को, तो हम जरूर चेक करें, और वहां बहुत ज्यादा आ रहा हो तो फिर क्वाड्रेटिक सोल्व करें। लेकिन कुछ पता न चल रहा हो तो मान के चलने की हम डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो आई थिंक सब लोगों ने अपना आंसर निकाल लिया होगा, कुछ ने यहाँ लिखा भी है, कुछ निकाल रहे होंगे। डायरेक्ट फॉर्मूला हम यूज करेंगे, pH इज इक्वल टू व्हाट, pKa प्लस लॉग ऑफ S बाय A, ठीक है। वैल्यू हम डालते हैं, pKa का वैल्यू हमारे पास 10 है, आप देख पा रहे हैं, प्लस लॉग ऑफ S बाय A। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ S? S मतलब फ्रॉम सॉल्ट KCN, हाउ मच यू टेक इट, whether write 0.01? no, remember these are the concentration before mixing. One thing remember, no need to write 0.01 by 0.1. ये गलती अगर कोई करेगा तो गलती हो जाएगी, बात समझ रहे हो मेरी? क्योंकि ये कॉन्सेंट्रेशन जो है ना 0.1 और 0.01 दे आर बिफोर मिक्सिंग, जब मिलाएंगे तो कॉन्सेंट्रेशन बदल जाएगी। तो मेरा कहना ये कि ऐसे केस में बेटर होगा कि आप हमेशा मोल्स का यूज करें, मिली मोल ले लें। लाइक हियर मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम कितना हो गया 20, और यहां पर भी मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम ये कितना हो गया, नहीं ये कितना हो गया 2। यहां मैं लिख भी दे रहा हूं, इट इज 200 इंटू 0.01 और दैट डिवाइडेड बाय, यहां हम कर लेंगे 100 इंटू 0.1, ये हमको करना होगा। और यहां से अब आप कह पाएंगे pH इज इक्वल टू 10 प्लस लॉग ऑफ, अब यहां से वैल्यू निकलेगी आपकी, हम देख रहे हैं ये बन गया है 2, और 2 डिवाइडेड बाय यहां से बन गया आपका कितना 10, 2 डिवाइड बाय 10 यानी 1/5, सो आंसर विल बी 10 माइनस log 5, दैट इज द राइट आंसर। 10 माइनस log 5, दैट शुड बी योर आंसर। क्लियर है बात सबको? अरे आ रहा है, कैसे करना है समझ में आई बात सबको? एवरीबॉडी गेटिंग इट? क्लियर है सब लोगों को? जल्दी बोलिए, गलती क्या हो सकती थी उसको पहचान रहे हो? गलती क्या हो सकती थी? गलती हो सकती थी कोई 0.01 अपॉन 0.1 ले लेता। समझ आई बात? ये बात सब लोग समझ लें कि S बाय A डायरेक्ट नहीं लिखना, ये कॉन्सेंट्रेशन मिलाने से पहले की मिलाओगे, देखो रिएक्शन तो कुछ होगी नहीं, क्योंकि वीक एसिड और उसका कॉन्जुगेट आयन वाला सॉल्ट है, कोई रिएक्शन कराने की भूल भी मत करना। मैंने कहा है जब कॉन्जुगेट होते हैं एक H+ का अंतर होता है तो कोई रिएक्शन नहीं होती, तो इनके बीच कोई रिएक्शन कराना मत, पहली बात। और दूसरी बात कि कॉन्सेंट्रेशन मत लेना, क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन तो पहले की है, मिलाने के बाद कॉन्सेंट्रेशन बदलेगी, तो बेटर होगा मोल ले लें और हम यहां से कैलकुलेट कर पाएंगे, ठीक है। तो ये 10 माइनस log 5 अप्रोक्सीमेटली 9 प्लस log 2 भी आप इसको लिख सकते हैं, नो डाउट। बताइए, अरे आ गया सबका? इसमें किसी को कोई दिक्कत हो तो बोलो। क्लियर लोकेश? अभी हम देखेंगे आगे तुम्हारे क्वेश्चन का आंसर, अभी इतनी बात समझ लें। एक और क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं यहां पर, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन करिए। हमारे पास
100 ml 0.1 m सोडियम एसीटेट है और इसमें हमने मिला दिया है 40 ml 0.1 m HCl. What is the pH of this solution? And Ka value of acetic acid is given to you 10 to the power minus 5. बताइए, get your answer. Solve this one. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा. मैं कह रहा हूं आप लोगों को हो सकता है कई लोगों को ऐसा क्वेश्चन मिल जाए जैसा भी हम लोग कर रहे हैं, तो इसको बहुत अच्छी तरह समझ लें. 100 ml 0.1 m sodium acetate, we have mixed 40 ml 0.1 m HCl. What is the pH? K of acetic acid 10 to the power minus 5. अपना अपना आंसर निकालें सब लोग और चेक करें क्या तरीका होगा करने का. कुशाल गोयल कह रहे हैं बफर नहीं है. कुशाल, मैंने लास्ट क्लास में बताया था बफर पहचानना. सबसे पहले आपको देखना होगा क्या ये कॉन्जुगेट से, नो, और कॉन्जुगेट नहीं है तो फिर इज देयर एनी रिएक्शन? यू टेल मी, इज देयर एनी रिएक्शन बेटा? यस. व्हाई? बिकॉज हम देख रहे हैं कि सोडियम एसीटेट जो है ये एक बेसिक नेचर का सोल्ट है और आपने इसमें HCl मिला दिया है, एसिड, तो एसिड बेस रिएक्शन होगी और ये क्या बनाएगा? पहले एसिटिक एसिड और साथ में NaCl. लुक एट दिस क्वेश्चन. वी हैव टू राइट द रिएक्शन. अगर रिएक्शन हो सकती है तो पहला काम रिएक्शन लिखना होना चाहिए. इस बात को आप लोग जान लें. तो सोडियम एसीटेट प्लस HCl गिव्स एसिटिक एसिड प्लस NaCl, पहली चीज. अब इनके मोल लिख लो, मिलीमोल. ये कितना है अपने पास? 10 और ये कितना है अपने पास? 4. हम देख रहे हैं LR खत्म हो गया तो कितना बच गया? 6. यहां बन गया कितना? 4 और यहां बन गया 4. लुक एट दिस. फर्स्ट ऑफ ऑल, now you see acetic acid and sodium acetate both are forming a buffer. एक बफर हमारे पास बन गया, you can see. कुशाल गोयल, now clear how it is buffer. डायरेक्ट फैसला नहीं लेना. पहले क्वेश्चन में मैंने HCN दिया, KCN दिया, आप समझ गए वीक एसिड और उसका कॉन्जुगेट आयन था, बफर बना. लेकिन अभी कोई कॉन्जुगेट नहीं है, लेकिन आपने देखा कि यार ये बेसिक सॉल्यूशन और ये स्ट्रॉन्ग एसिड, दे विल रिएक्ट, और रिएक्ट करेंगे तो क्या बनेंगे? हमने बनाया और रिएक्शन के बाद हम देख रहे हैं बफर बन गया. और अब जो बफर बना उसका पीएच हमको लेकर के आना है, तो हम कह देंगे पीएच इज इक्वल टू व्हाट? pKa प्लस log ऑफ S by A. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ pKa? 5 प्लस log ऑफ S by A 6 by 4. और हम देख रहे हैं pH का वैल्यू क्या आ गया? 5 प्लस log 3 by 2 यानी 1.5. 5 प्लस log 1.5, दैट शुड बी योर आंसर. इसमें किसी को दिक्कत हो? अक्षित मोंगरा, अक्षित मोंगा. ओके, नाउ करेक्ट. अब सबका आ रहा है, जिन्होंने भी लिखा बिल्कुल सही आंसर लिखा है. जिन लोगों को किसी को भी कोई दिक्कत हो बेटा तो पूछ लो, क्योंकि मान के चलो बफर का क्वेश्चन आपका आ रहा है, यूं मान के चलो देयर इज अ ग्रेट पॉसिबिलिटी ऑफ दिस क्वेश्चन, दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन. गायत्री जितेंद्र बगुल, नाउ क्लियर? ओके, गायत्री क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा. तो कुल मिला के कर लोगे अब क्वेश्चन ये, इस तरह के कोई भी क्वेश्चन कर लोगे. एक क्वेश्चन मैंने डायरेक्ट कराया, लेकिन वहां ध्यान ये रखना था कि कंसंट्रेशन पहले की थी, तो ज्यादा अच्छा होगा कि आप लोग मोल के टर्म में करें. मोल के टर्म में करेंगे तो गलती नहीं होगी. यहां भी देखो मैंने मोल के टर्म में किया और मिलीमोल बाय मिलीमोल ले लिए, तो उसमें गलती नहीं होती, क्योंकि मोल चेंज नहीं होते मिक्सिंग करने पर, कंसंट्रेशन चेंज हो जाती है. एक तो वो ध्यान रखना था, और दूसरे क्वेश्चन में ये याद रखा कि यहां पर हम लोगों ने Ka/C हमारा 10 की पावर माइनस 4 है, so no need to panic. You can use चंदन राज डायरेक्टली pKa plus log of S by. जब तक Ka/C हम देख रहे हैं, K 10 की पावर माइनस 5, C 0.1, we can neglect, no problem at all. चलिए जी आगे बढ़ते हैं. तो कुल मिलाकर pH ऑफ बफर क्या है वो हमने मालूम कर लिया. चलिए एक दो बातें यहां पर अब हम करना चाहेंगे नोट करके. पहली बात तो मैं आपसे कहना चाहूंगा, जो भी हमने ऑब्जर्व भी किया, कि क्या एसिडिक बफर जिसको हम कह रहे हैं वीक एसिड और कॉन्जुगेट आयन वाला जो सोल्ट है, क्या किसी एसिडिक बफर का पीएच एसिडिक रेंज में आए? क्या ये जरूरी है? यू टेल मी, बोलो जल्दी.
नो। अभी अभी हमने देखा लोकेश, अभी अभी हम लोगों ने देखा कि HCN KCN pH was near about 9, तो था वीक एसिड और उसका कॉन्जुगेट आयन यानी एसिडिक बफर, बट pH was more than 7, यानी कहने का मतलब नाम से नेचर का कोई कनेक्शन नहीं है। एसिडिक बफर का pH एसिडिक, बेसिक या न्यूट्रल कैसा भी हो सकता है, और इसी टाइप से बेसिक बफर के लिए भी ये बात ट्रू है। एक बात तो ये समझ ले, यानी नाम से इनके नेचर का कोई काम नहीं। तो यहां बहुत क्लियरली इस बात को मैं लिख रहा हूं कि अगर एसिडिक बफर है और बेसिक बफर है, दोनों के लिए ही, या पहले एसिडिक बफर की बात कर लूं, इसका नेचर कैसा हो सकता है, मे बी pH 7, लेस देन 7 और ग्रेटर देन 7, कुछ भी आ सकता है। समझ आई बात? एंड सेम फॉर बेसिक बफर। जो बात एसिडिक बफर के लिए कह रहे हैं वही बात बेसिक बफर के लिए भी कह रहे हैं, क्या कि इनके नाम से इनके नेचर का कोई कनेक्शन नहीं है। इज दैट क्लियर? पहली चीज, एसिडिक बफर मे बी pH 7, लेस देन 7 और ग्रेटर देन 7। सेम फॉर बेसिक बफर मे बी 7, लेस देन 7 और ग्रेटर देन 7। ये फॉर्मूला में आ रहा है pKa प्लस log ऑफ S बाई A। बहुत वीक एसिड जहां होंगे pKa के वैल्यू ऑलरेडी 7 को क्रॉस कर सकते हैं और बेसिक रेंज में जा सकता है। हमने देखा दो क्वेश्चन और दोनों में एक का आंसर 7 से ज्यादा और एक का आंसर 7 से कम, दोनों ही था। पहली चीज। दूसरी बात, अगर हम लोग बफर सॉल्यूशन को डाइल्यूट करें तो व्हाट डू यू थिंक, इसके pH पर क्या फर्क आना चाहिए, इस बारे में बात करना चाहिए। इफ यू डाइल्यूट अ बफर सॉल्यूशन व्हाट कैन बी द चेंज इन pH। देखो सबसे पहली बात, अगर हम लोग बात करें सिंपल बफर की तो हम पढ़ चुके हैं 7 प्लस हाफ pK माइनस हाफ ऑफ pKb। हम देख रहे हैं वहां कॉन्सेंट्रेशन डाइल्यूशन का कोई इफेक्ट नहीं। दूसरी बात करें मिक्स्ड बफर की, एंडरसन इक्वेशन pH इक्वल टू pKa प्लस log ऑफ S बाई A या POH इक्वल टू pKb प्लस log ऑफ S बाई B। हम देख रहे हैं कि अगर हम डाइल्यूशन बढ़ा भी देते हैं, मान लो वॉल्यूम को 1 लीटर से 2 लीटर कर देते हैं, मोल में कोई चेंज नहीं आने वाला। डाइल्यूशन करने से आप जानते हैं कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज हो जाएगा लेकिन मोल में कोई चेंज नहीं आएगा। और क्योंकि S बाई A या S बाई B हम यूज कर रहे हैं जो कि मोल का रेशो है, तो रेशो चेंज नहीं होगा, इसलिए pH का यहां कोई इफेक्ट नहीं आएगा। समझ आई बात? तो आई राइट जनरली pH of buffer solution is unaffected ड्यू टू डाइल्यूशन। पहली बात, अगर आप डाइल्यूशन करेंगे कॉन्सेंट्रेशन बदलेंगे लेकिन मोल का रेशो चेंज नहीं होगा, इसलिए जनरली pH ऑफ बफर सॉल्यूशन रिमेन अनअफेक्टेड ड्यू टू डाइल्यूशन। ये पहली चीज। बट रिमेंबर, अगर आप डाइल्यूशन बहुत ज्यादा कर लें तो ऐसी कंडीशन के अंदर उनका डिसोसिएशन सिग्निफिकेंट हो सकता है। Ka बाई सी जो हम ले रहे थे 10 के पावर -3 से लेस देन इक्वल 10 -3, वो ज्यादा आ सकता है और ऐसी कंडीशन में pH चेंज हो सकता है। तो कुछ ना कहा जाए या जनरली लिखा जाए तो हम कहेंगे कि pH अनअफेक्टेड ड्यू टू डाइल्यूशन। लेकिन लार्ज अमाउंट में अगर हमने डाइल्यूशन किया है pH में चेंज। समझ में आ रही है बात? लार्ज अमाउंट में डाइल्यूशन करेंगे pH में चेंज। तो यहां लिख भी रहा हूं जनरली pH अनअफेक्टेड ड्यू टू डाइल्यूशन, बट if dilution, if it is diluted, but if it is diluted up to large extent, then pH में चेंज। समझ आई बात? लार्ज एक्सटेंट तक करेंगे तो डिग्री ऑफ डिफ्यूजन चेंज होगा, pH में चेंज। और बताओ अगर मैं पानी मिलाता ही रहूं तो एक लिमिटिंग सिचुएशन में pH कितना हो जाएगा? यू टेल मी, डू हैव एनी आइडिया? कि मैं रुक ही नहीं रहा हूं, पानी मिलाता ही जा रहा हूं, तो अल्टीमेटली pH कहां जाके रुकेगा? 7 पर। क्यों? क्योंकि अल्टीमेटली पानी ही पानी हो जाना है, सॉल्यूशन का एक्सिस्टेंस ही खत्म हो जाना है।
और ये बफर क्या कोई सा भी सॉल्यूशन हो, ये बात तो सबके लिए वैलिड है कि अगर मैं जरूरत से ज्यादा पानी मिला दूं तो सॉल्यूशन का एक्सिटेंट खत्म, पानी पानी, तो पानी का पीएच, और पानी का पीएच तो वो कितना 7। तो ये बात तो हर सॉल्यूशन के लिए, बफर क्या हर सॉल्यूशन के लिए ये बात हम लोग कह सकते हैं। लेकिन अगर एक डायरेक्ट स्टेटमेंट हमारे पास आए बच्चों कि बफर सॉल्यूशन का पीएच कांस्टेंट रहता है डाइल्यूशन के साथ, तो कुछ नहीं भी लिखा है तो हमको उसको करेक्ट के साथ लेकर के जाना है, अगर कोई और ऑप्शन नहीं है तो ये समझ जाना। हम इसको करेक्ट मानने की ओर ज्यादा मूड रखेंगे अपना कि पीएच ऑफ बफर सॉल्यूशन रिमेन अनअफेक्टेड ड्यू टू डाइल्यूशन, क्योंकि लार्ज एक्सटेंट पर चेंज होता है, कोई वॉल्यूम को दुगना तिगना कर दे, जनरली कोई फर्क यहाँ पर नहीं पड़ता है। बोलो याद रखोगे सारी बातें, क्लियर है सबको? अरे समझ में आ गई बात? इज दैट क्लियर एवरीबॉडी नाउ कि क्या बातें मैंने यहां पर बताई? ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बात अब हम लोग यहां पर करेंगे कि बफर कैपेसिटी क्या होती है। तो दूसरा क्वेश्चन हमारा रेडी हो गया बेटा, 2 क्वेश्चन की तैयारी हम कर चुके। पहली बात बफर कौन है कौन नहीं है वो करना, और दूसरा तरीका बफर का पीएच मालूम करना। साथ साथ कुछ 1-2 बातें और नोट में हमने कर ली। अब तीसरे क्वेश्चन की ओर हम बढ़ रहे हैं, जहां पर बफर कैपेसिटी, पीएच रेंज ऑफ बफर, इन सबको लेकर क्वेश्चन हो सकते हैं। सो नेक्स्ट टू कम टू द बफर कैपेसिटी। We denote that by 5. बफर कैपेसिटी 5। 5 क्या होता है वो सबसे पहले मैं यहां पर लिख रहा हूं। 5 इज इक्वल टू, इट इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H प्लस और OH माइनस, दोनों में से कोई भी ले सकते हैं, एडेड टू 1 लीटर बफर सॉल्यूशन। Number of moles of H plus or OH minus added to 1 liter buffer solution, that divided by change in pH। एक बात हम लोगों ने कही थी बेटा कि बफर सॉल्यूशन वो होते हैं जो पीएच चेंज को रेसिस्ट करते हैं। पीएच चेंज थोड़ा बहुत एसिड या बेस मिलाओ तो नहीं होने देते, लेकिन एट द सेम टाइम मैंने ये भी कहा था कि ज्यादा मिलाओगे तब तो चेंज होगा ही होगा। तो यूनिट पीएच चेंज लाने के लिए, इसको ये भी समझ सकते हैं कि यूनिट पीएच चेंज लाने के लिए कितने मोल H प्लस के या फिर OH माइनस के मिलाए जाए 1 लीटर बफर सॉल्यूशन में, वही उसकी बफर कैपेसिटी है। तो मान लो किसी ने कहा कि यार पीएच की वैल्यू 0.2 से बढ़ाने या घटाने के लिए में इतने मोल H प्लस के मिलाने पड़े 1 लीटर बफर में, तो बफर कैपेसिटी क्या है? तो मुझे ये फॉर्मूला डायरेक्टली अप्लाई कर देना है कि 1 लीटर में कितने मिलाए डिवाइड बाय चेंज इन पीएच कितना हुआ। बोलो, एक तरीका ये समझ में आ गया। अब दूसरी बात मेरी यहां पर यह है कि इस फाई की से हम क्या मतलब निकालें। अगर एक बफर सॉल्यूशन का फाई ज्यादा है तो ऐसी कंडीशन में हम एबिलिटी टू रेसिस्ट द पीएच, बफर सॉल्यूशन की एबिलिटी होती है कि पीएच चेंज को रेसिस्ट करता है, एबिलिटी टू रेसिस्ट पीएच वैल्यू, व्हाट यू कैन कमेंट, ग्रेटर और लोअर। फाई ज्यादा है तो एबिलिटी टू रेसिस्ट पीएच ज्यादा है या कम? ग्रेटर, ग्रेटर, वेरी गुड, वेरी नाइस, सब लोग बिल्कुल सही बात कह रहे हैं, इट विल बी ग्रेटर। कि अगर फाई ज्यादा है तो एबिलिटी टू पीएच ज्यादा होगी, रेसिस्ट पीएच ज्यादा होगी। क्यों? क्योंकि फाई ज्यादा होने का मतलब है यूनिट पीएच चेंज लाने के लिए आपको ज्यादा H प्लस मिलाने पड़ रहे हैं। ज्यादा क्यों मिला रहे हैं? क्योंकि वो रेसिस्ट ज्यादा कर रहा है, चेंज ही नहीं होने दे रहा, तो आपको ज्यादा मिलाने पड़े, इसलिए हमने कहा एबिलिटी टू पीएच टू रेसिस्ट द पीएच चेंज विल बी ग्रेटर। इस बात को हम लोग ये भी कह सकते हैं, और बफर एक्शन इज ग्रेटर, इसी चीज को हम ऐसा भी कह सकते हैं कि सॉल्यूशन का बफर एक्शन बहुत ज्यादा है, बफर कैपेसिटी ज्यादा है, मतलब उसका बफर एक्शन, एबिलिटी टू रेसिस्ट द पीएच चेंज भी काफी ज्यादा है। क्लियर? तो ये बातें हमको यहां समझ में आ गई। अब यहां पर मैं बात करना चाहूंगा कंडीशन फॉर मैक्सिमम बफर एक्शन। एक और इंपॉर्टेंट बात आ रही है, एक तो ये बात समझ में आ गई बफर से कैपेसिटी क्या है, उसका सिग्निफिकेंस क्या है। अब लिख रहा हूं कंडीशन फॉर मैक्सिमम बफर एक्शन, कंडीशन फॉर मैक्सिमम बफर एक्शन या बफर कैपेसिटी और फाई मैक्सिमाइज हो जाए, इसकी क्या कंडीशन होती है। बेटा वैसे तो हम लोग इसको ड्राइव कर सकते हैं, लेकिन अभी टाइम की थोड़ी शॉर्टेज देखते हुए मैं इसका रिजल्ट, क्योंकि अल्टीमेटली याद करना ही पड़ता है, तो डायरेक्ट लिख दे रहा हूं। अदरवाइज आमतौर पर इसको ड्राइव कराता हूं, लेकिन आज का डेरिवेशन ना करके डायरेक्टली मैं लिख दे रहा हूं ताकि हम लोग ज्यादा पार्ट कवर कर पाए, क्वेश्चन पर पूरा फोकस कर पाए। मैं लिख दे रहा हूं, पहला लिख रहा हूं
फॉर एसिडिक बफर, अगर एक एसिडिक बफर है तो ऐसी कंडीशन के लिए कंडीशन क्या होगी, कंडीशन विल बी इक्वल टू ए इज इक्वल टू एस, यानी जब एसिड और कॉन्जुगेट आयन से आने वाला, जो सॉल्ट से आने वाला कॉन्जुगेट आयन है, ए इक्वल टू एस जब हो जाता है तो एसिडिक बफर का बफर कैपेसिटी मैक्सिमम होता है, 5 मैक्सिमम होता है। ये बात हमको याद रख लेनी है, इंपॉर्टेंट पॉइंट। मैंने कहा कि मैं डिराइव नहीं करा रहा हूं, आप इसको डायरेक्टली याद रख ले, अल्टीमेटली याद रखना ही पड़ता है तो बेहतर है याद रख ले। तो इक्वल टू एस पर ही होता है, और ऐसी कंडीशन में हम लिख सकते हैं कि पीएच का वैल्यू क्या हो जाएगा, यहां पर पीएच का वैल्यू क्या बन जाएगा ऐसे केस में, पीके। डू एग्री और नॉट, बिकॉज वी नो पीके प्लस log ऑफ एस बाई ए, और एस बाई ए का रेशियो क्या हो गया 1, तो ऐसी कंडीशन में पीएच इक्वल टू क्या बन गया, पीके। बोलो ये बातें याद रख लोगे कि एसिडिक बफर का मैक्सिमम बफर एक्शन, यानी पीएच चेंज को रेसिस्ट करने का मैक्सिमम पावर कब आता है, जब ए इक्वल टू एस हो जाता है, यानी पीएच इक्वल टू पीके हो जाता है। डायरेक्ट क्वेश्चन होंगे कई बार कि व्हाट इज द बफर सॉल्यूशन पीएच व्हेन इट शो द मैक्सिमम बफर कैपेसिटी और मैक्सिमम बफर एक्शन, हम डायरेक्ट कह देंगे पीएच इक्वल टू पीके। बोलो ध्यान रख लेंगे सब लोग, अरे ध्यान रख लोगे ऐसा एवरीबॉडी, बोलिए सुन पा रहे हैं मेरे को, ओके। चलिए ऐसे ही दूसरा केस लेते हैं फॉर बेसिक बफर, फॉर बेसिक बफर, इसको डायरेक्ट याद रख लेंगे सब लोग। फॉर बेसिक बफर अगर हम बात करें तो इसके लिए कंडीशन क्या हो जाएगी, सिमिलरली यहां अगर ए इक्वल टू एस था तो इसके लिए बी इक्वल टू एस हो जाएगा, ये इसके लिए जरूरी कंडीशन आ गई। और इस कंडीशन में इसका पीओएच हम डिफाइन करेंगे, जैसे यहाँ पीएच था, यहाँ पीओएच इक्वल टू वो क्या हो जाएगा, पीकेबी, पीओएच इक्वल टू हो जाएगा पीकेबी। तो ऐसी कंडीशन में पीएच का वैल्यू आ जाएगा 14 माइनस पीकेबी, पीएच का वैल्यू 14 माइनस पीकेबी जब होगा अभी अपना मैक्सिमम बफर एक्शन शो कर रहा होगा। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन यहां से आपको मिल सकता है कि कौन इनमें मैक्सिमम बफर एक्शन शो कर रहा है, तो जिसके लिए ए इक्वल टू एस या बी इक्वल टू एस हो वो मैक्सिमम बफर एक्शन शो कर रहा है। ये बात आप लोग जान लीजिए, ये भी एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है जो हमको मालूम होनी चाहिए बेटा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे अब पीएच रेंज ऑफ बफर सॉल्यूशन। pH range of buffer solution, next to come to the pH range of buffer solution, इसका क्या मतलब है उस बात को जानते हैं। अभी हमने देखा कि बफर एक्शन मैक्सिमम कब आ रहा है, जब S बाय A का रेशियो कितना हो 1, मैक्सिमम बफर एक्शन कब आ रहा है जब S बाय A का रेशियो कितना हो 1। इसका मतलब इस रेशियो को आप 1 से ज्यादा करो या 1 से कम करो, दोनों ही कंडीशन के अंदर बफर एक्शन कम होता जाएगा, ये बात है, समझ आई बात। एस इक्वल टू ए पर, यानी जब रेशो 1 हो जा रहा है तो बफर एक्शन मैक्सिमम है बेटा, तुम इसको 1 से ज्यादा करो या 1 से कम करो, दोनों ही कंडीशन में बफर एक्शन कम होता जाएगा। और अगर मान लो मैं इसको कम करता चलूं तो कोई ना कोई एक लिमिट आएगी मेरे पास, जिसके बाद मुझे लगेगा कि बफर एक्शन बहुत कम हो गया है। इसी तरह से अगर 1 से इस रेशो को बढ़ाता जाऊं 2 3 4 आगे, तो वहां पर भी कोई ऐसी लिमिट आएगी जब मुझे लगेगा कि अब इसका बफर एक्शन कम होते होते बहुत कम हो गया है। हमने ये ऑब्जर्व किया है थ्योरेटिकली, कई सारे डेटा को देख करके हमने ऑब्जर्व किया है कि एक बफर सॉल्यूशन अपना बफर एक्शन मैक्सिमम या कह दीजिए कि इफेक्टिवली तभी दिखा पाता है जब उसका S बाय A का रेशियो 1/10 से 10 के बीच। ये बात ऑब्जर्वेशन बेस्ड है। हमने देखा कि यार 1 से दूर जाऊंगा तब भी घट रही है, और 1 से कम कर रहा हूं, मतलब कम करूं या ज्यादा करूं, जब जब 1 से दूर जाऊंगा बफर एक्शन कम होता जाएगा। तो कोई तो लिमिट होगी जिनके बियॉन्ड हमें लगेगा कि ये बफर की तरह काम ही नहीं कर रहा है, ये बफर डफर हो गया है, नहीं समझ में, बफर डफर बन गया है, अपना बफर एक्शन इफेक्टिवली अप्लाई कर ही नहीं पा रहा है। थ्योरेटिकली हमने ऑब्जर्व किया ऐसा कब होता है, जब रेशो 1/10 से 10 के बीच हो। और बेटा अगर इन वैल्यूज को मैं यहां पर डाल दूं पीएच के फॉर्मूला में, तो आप देखेंगे कि पीके प्लस log ऑफ S बाय A में जब ये वैल्यू डालूंगा तो ऐसी कंडीशन के अंदर हम पाएंगे कि 1/10 जब रखेंगे तो आ जाएगा pKa -1,
और जब s बाई a की जगह 10 डालूंगा तो pH का फॉर्मूला से आ जाएगा pH इक्वल टू pKa प्लस 1। यानी मैं कह सकता हूं कि pKa माइनस 1 से pKa प्लस 1 की रेंज में एक बफर सॉल्यूशन इफेक्टिवली बफर की तरह एक्ट करता है। डू यू एग्री और नॉट? मेरी बात समझे? और pH के इस रेंज को ही हमने क्या नाम दे दिया है? pH रेंज ऑफ बफर सॉल्यूशन। क्लियर? pH रेंज ऑफ बफर सॉल्यूशन, यानी मैं लिख दे रहा हूं कि pH रेंज ऑफ बफर सॉल्यूशन का मतलब क्या है? pH इंटरवल, ये क्या है? इट इज द pH इंटरवल। It is a pH interval in which a buffer solution can work effectively. It is a pH interval in which a buffer solution can work effectively. सबसे पहली बात क्या है? pH रेंज बफर सॉल्यूशन का मतलब वही है। और ये कितना लिया गया है अब उसको आपको डायरेक्टली याद रख लेना है, जो भी मैंने समझाया था। I write that directly now. pH range is equal to, I write pKa minus 1 pKa plus 1, ठीक है। pH रेंज इज इक्वल टू pKa माइनस 1 टू pKa प्लस 1। ये हमारे पास एक रिजल्ट आ गया है। इट इज इंपॉर्टेंट रिजल्ट दैट यू मस्ट रिमेंबर डायरेक्टली नाउ। किसके लिए? फॉर एसिडिक बफर, फॉर एसिडिक बफर। और यहां पर एक बात और जोड़ देना चाहता हूं कि इस रेंज के अंदर s बाई a का वैल्यू कहां से कहां के बीच आ गया? 1/10 to 10। ये भी मैं यहां पर कह देना चाह रहा हूं कि आप देखेंगे कि s बाई a का जो रेशियो है बेटा वो इस रेंज के अंदर 1/10 से 10 के बीच हो गया एसिडिक बफर के लिए। लेकिन अगर यही बात मैं करूं किसके लिए? फॉर बेसिक बफर, ये एसिडिक बफर के लिए हो गया ना। फॉर बेसिक बफर अगर मैं बात करूंगा तो आई कैन राइट इट्स POH रेंज। मैं उसके लिए POH रेंज लिख सकता हूं। दैट विल बी यू नो सिमिलरली pKb minus 1 to pKb plus 1। ये pKb plus 1 के बीच हो जाएगा। दैट इज आप कह पाएंगे कि s बाई b का रेशो 1/10 से 10 के बीच होगा। इज दैट क्लियर? तो एक जनरल बात आ गई जो मैंने शुरू में कही भी थी कि बफर सॉल्यूशन में s और a आमतौर पर कंपेरेबल हो रहे हैं। आप देख रहे हैं कि अगर वो 10 गुने से कम हुए तो ऐसी कंडीशन में वो बफर एक्शन शो करे, इस बात की प्रोबेबिलिटी बहुत कम हो जाएगी, वो इफेक्टिवली बफर की तरह एक्ट ही नहीं कर पाएंगे। ये बात भी हमको यहाँ पर समझ लेना है। और पीओएच रेंज है तो 14 में से माइनस करके आप पीओएच रेंज भी, बेसिक बफर का पीएच रेंज भी 14 में से माइनस करके ला सकते हैं। अगर बेसिक बफर का पीएच रेंज लाना हो तो 14 में से माइनस करेंगे, पीएच रेंज भी आ जाएगा पीओएच रेंज को। तो मुद्दे की बात एक ही है कि पीएच रेंज मतलब वो इंटरवल जिसके अंदर एक बफर सॉल्यूशन इफेक्टिवली वर्क कर सके, वो pKa माइनस 1 से pKa प्लस 1 के लिए, दैट इज s बाई a 1/10 टू 10 के बीच। और यही बात बेसिक बफर के लिए, रेशियो 1/10 से 10 के बीच, तो pKb माइनस 1 से pKb प्लस 1 के लिए। और मैक्सिमम बफर एक्शन कहां होगा? मैक्सिमम बफर कैपेसिटी कहां होगी? pH इक्वल टू pKa। समझ आई बात? इस रेंज के बियॉन्ड अगर हम चले गए तो बफर एक्शन इफेक्टिवली नहीं आए। जैसे एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन आपसे पूछना चाहता हूं कि बहुत ही कॉमन एग्जांपल हमने बफर का लिया है और कॉमन नाम सुनते ही तुम्हारे दिमाग में आ भी गया होगा, व्हाट? एसिटिक एसिड एंड सोडियम एसिटेट। बहुत ही कॉमन एग्जांपल जो बार बार हम लोग ले रहे हैं, एसिटिक एसिड एंड सोडियम एसिटेट। अगर मैं आपसे कहूं कि एसिटिक एसिड एंड सोडियम एसिटेट आर टेकन इन द रेशियो ऑफ 1:100 मोल, will it act as buffer? Acetic acid and sodium acetate in the mole ratio 1:100, will it act as buffer? No। बहुत ही कॉमन एग्जांपल है, लेकिन हमको फिर उसको बफर मार्क नहीं करना। कोई रेशियो नहीं दिया है तो मान के चलो कि बफर मानना है, तब हम मार्क करते। लेकिन साफ साफ लिखा है मोलर रेशियो बहुत ज्यादा है, 10 से तो बहुत आगे पहुंचा दिया, 100 गुना कर दिया, तुम समझ गए कि अब ये बफर की तरह वर्क नहीं कर पाएगा। ये बात भी हम लोगों को समझ लेना है। बोलो, तो कुल मिलाकर 2-3 बातें जो बफर की थी सारी हो जाएंगी। अब कर पाओगे ये सारे क्वेश्चन? अरे कर लोगे। बफर के 2-3 तरह के क्वेश्चन हम लोगों ने डिस्कस कर लिए, किस किस बातों पर आ सकते हैं हम लोगों ने जान लिया। ठीक है बेटा, इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए अगली चीज मैं यहां पर ले रहा हूं,
and that is next is titration of H3PO4 वर्सेस NaOH। इस टाइट्रेशन को आपसे डिस्कस करना चाहूंगा और यहां से कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें भी हम लोग करना चाहेंगे। टाइट्रेशन ऑफ H3PO4 वर्सेस NaOH। आप जानते हैं H3PO4 फॉस्फोरिक एसिड एक वीक ट्राइप्रोटिक एसिड, वीक एसिड, यस और नो, वीक ट्राइप्रोटिक एसिड, और उसमें आप मिला रहे हो NaOH, उसके अंदर आप NaOH मिला रहे हो और इनकी रिएक्शन करा रहे हो। डायरेक्टली पीएच के क्वेश्चन भी हमसे पूछे जा सकते हैं। तो आपको मान लो कुछ मोल H3PO4 के दे दिए, कुछ मोल NaOH के दे दिए और आपसे कहा जाए इसका पीएच लाओ, हाउ यू विल स्टार्ट? यू विल राइट द रिएक्शन बिकॉज वन इज एसिड अनदर वन इज बेस। सबसे पहली बात यहां पर जो ध्यान रखनी, बोलो जब आप इसकी रिएक्शन लिखेंगे तो बताइए, यही लिख के शुरू करेंगे? बोलो, अरे बताओ, क्या यही लिख के क्वेश्चन शुरू करोगे? ध्यान दीजिए, नो, बड़ा वाला नो कर दिया है मैंने, ध्यान दो। इट इज ट्राइप्रोटिक वीक एसिड और आपने इसको NaOH से रिएक्ट कराया और डायरेक्ट रिएक्शन लिख के सोल्व करा रहे हो, आंसर गलत हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि H3PO4 एक वीक है। अगर स्ट्रॉन्ग होता तो एक ही बार में लिख देते, ये वीक एसिड है, इट इज वीक एसिड, और वीक एसिड है इसलिए ये अपना H प्लस स्टेप बाय स्टेप देगा। हम एक बार में रिएक्शन सिर्फ उनके लिए लिख सकते हैं जो स्ट्रॉन्ग है, जो वीक है उनके बारे में एक बार में रिएक्शन नहीं कराना। पहली बात, सबसे पहली बात ये समझ लें, यहां से जान ले सब लोग इस बात को कि डायरेक्ट इसका कोई आंसर ना निकालें, स्टेप बाय स्टेप इसका आंसर निकालेंगे। और कैसे निकालेंगे जरा देखो। सबसे पहला काम हमको जो करना है वो क्या करना है? पहला स्टेप रिएक्शन, हाउ यू राइट? I will write it is H3PO4 that will react with one NaOH only. और ये क्या बना लेगा? सिर्फ एक H इसका डिस्प्लेस होगा और ये बना लेगा NaH2PO4, NaH2PO4 प्लस H2। ध्यान दीजिए, ये हमारे पास बन जाएगा। ये पहला रिएक्शन होगा, ये पहला न्यूट्रलाइजेशन होगा। आप मुझे बताइए कि H3PO4 के कितने इक्विवेलेंस पॉइंट होंगे? 3। क्यों? क्योंकि 3 H बारी बारी से जाएंगे, इसलिए इसके 3 इक्विवेलेंस पॉइंट होंगे। अगर ये H3PO4 स्ट्रॉन्ग ट्राइप्रोटिक एसिड होता, अगर ये वीक ना होकर स्ट्रॉन्ग होता, तो कितने इक्विवेलेंस पॉइंट होते H3PO4 के? अगर स्ट्रॉन्ग होता तो तब एक होता, स्ट्रॉन्ग होता तो एक ही होता, सारे H प्लस एक ही बार में दे देता। लेकिन वीक है, बारी बारी से देगा, इसलिए इसके 3 इक्विवेलेंस पॉइंट होंगे। फर्स्ट इक्विवेलेंस पॉइंट पर ये कंपाउंड बनेगा जो हमने यहां देखा है। दिस विल बी द कंपाउंड फॉर्म्ड एट द फर्स्ट इक्विवेलेंस पॉइंट। चलिए, अगर मैं सेकंड इक्विवेलेंस पॉइंट की रिएक्शन लिखूं तो क्या होगी? आई थिंक आप सबको समझ में आ गया होगा कि यहां जो बना है अब वो वापस रिएक्ट करेगा। कौन बन चुका? NaH2PO4 बन चुका। इसमें वापस से NaOH मिलाएंगे और वापस ये रिएक्ट करेगा तो क्या बना लेगा? Na2HPO4 प्लस H2। NaOH पहले इतना ही, मान लो इसका 1 मोल है तो NaOH का मैंने 1 ही मोल मिलाया है राघव, ठीक है। H3PO4 की कंसेंट्रेशन बहुत कम होने दो, हमें तो 1 बाय 1 रिएक्शन करानी है। यहां मैं मोल ले लूंगा, जितने मोल, मान लो इसका 1 मोल है तो NaOH का 1 मोल मिलाया, पहली रिएक्शन होगी। जो बना उसको यहां लिया और सेकंड रिएक्शन करा ली, सेकंड रिएक्शन कराई, मेरे पास सेकंड इक्विवेलेंस पॉइंट आ गया, ये कंपाउंड बन गया। इज दैट क्लियर मयंक? अब जो बना सेकंड इक्विवेलेंस पॉइंट पर, उसमें फिर NaOH मिलाया, क्योंकि अभी पिक्चर बाकी है मेरे दोस्त, एक H बाकी है, एक H बाकी है, अभी ये जिंदा है, एसिड जिंदा है, बेस मिलाना पड़ेगा फिर। और तीसरी इक्वेशन Na2HPO4 जो बना, यहां पर लिया, एक और बार रिएक्ट कराया और बना दिया Na3PO4 प्लस H2। तो मेरे पास H3PO4 यानी ट्राइप्रोटिक वीक एसिड था
डायरेक्ट रिएक्शन नहीं लिखना, पहली बात। दूसरी बात, इसके 3 इक्विवेलेंस पॉइंट होंगे और तीनों इक्विवेलेंस पॉइंट पर क्या क्या बनेंगे वो मैंने यहां बता दिया, आप देख सकते हैं। दिस वाज योर फर्स्ट इक्विवेलेंस पॉइंट, दिस इज योर सेकंड इक्विवेलेंस पॉइंट एंड दिस इज योर थर्ड इक्विवेलेंस पॉइंट। तो 3 इक्विवेलेंस पॉइंट होंगे, तीनों इक्विवेलेंस पॉइंट पर क्या क्या कंपाउंड बनेगा वो भी मैंने आपको समझा दिया है। इज दैट क्लियर? चलिए जी, अब मुझे सबसे पहले 2-3 बातें यहां पर आप लोगों से पूछनी है। सबसे पहली बात, अगर मैं अलग अलग इक्विवेलेंस पॉइंट पर पीएच लाऊं तो, ठीक है, पीएच एट, सबसे पहले फर्स्ट इक्विवेलेंस पॉइंट, बोलो कितना पीएच होगा? कैन यू टेल मी व्हाट शुड बी द पीएच एट द फर्स्ट इक्विवेलेंस पॉइंट ऑफ H3PO4? डायरेक्ट क्वेश्चन हो सकता है। व्हाट शुड बी योर आंसर? H3PO4 के फर्स्ट इक्विवेलेंस पॉइंट का पीएच क्या होगा? व्हाट शुड बी योर आंसर? बोलिए। एक बात देखिए, लुक एट दिस कंपाउंड, जो फर्स्ट इक्विवेलेंस पॉइंट पे बना वो ये कंपाउंड है, और हम देखेंगे कि यहां सिर्फ NaH2PO4 बचा है और कोई नहीं। विशाल गोयल, कोई बफर नहीं बचा यहां पर। NaH2PO4 ये कैसा सॉल्ट है? देखो इसको ध्यान से, ध्यान से देखो इसको। इट इज MP प्रोटिक, MP प्रोटिक एनायन, कोई बफर नहीं, अकेला यही है यहां पर। फर्स्ट इक्विवेलेंस पॉइंट मतलब कहने में जितना मिला है कि एक बार रिएक्ट करे, ये बन गया, और सिर्फ यही बना है तो MP प्रोटिक आ गया कि ना? क्या देखो, और MP प्रोटिक एनायन का केस आ गया तो pH विल बी अकॉर्डिंग टू MP प्रोटिक एनायन। और आप कह देंगे कि pH विल बिकम, यू नो हाउ यू फाइंड? अरे H2PO4 माइनस H प्लस दे भी सकता है और H प्लस ले भी सकता है, -1 है, तुम कह देंगे इट इज pKa1 प्लस pKa2 डिवाइड बाय 2। हमने कहा था एक n और एक n+1 होल डिवाइड बाय 2, -1 तो n वैल्यू 1 हो गया, तो एक pKa1 एक pKa2 होल डिवाइड बाय 2। बफर कब होता? जब साथ में कॉन्जुगेट होता सुब्रतम। यहाँ अकेला NaH2PO4 ही है, क्योंकि और तो सब खत्म हो गए, सिर्फ ओनली दिस कंपाउंड इज देयर, क्योंकि ये खत्म और सिर्फ ये बचा, और ये बचा तो फर्स्ट इक्विवेलेंस पॉइंट पर ये कंपाउंड बना, कोई बफर नहीं है, सिर्फ H2PO4-1 का सोल्ट है और H2PO4- का MP प्रोटिक एनायन है। और हम पढ़ चुके हैं MP प्रोटिक का पीएच कैसे लाते हैं, pKn और एक अगला डिवाइड बाय 2, ये -1 था तो N1 2 डिवाइड बाय 2। इज दैट क्लियर टू एवरीबॉडी? अरे समझ में आ रही है बेटा सबको कि क्यों मैंने MP प्रोटिक का फॉर्मूला लगाया? फर्स्ट इक्विवेलेंस पॉइंट ऑफ H3PO4, what is the pH? That should be clear to everybody. Now come to the next one. What is the pH at second equivalence point? You tell me. What is the pH at second equivalence point? बताइए सब लोग। What is the pH at second equivalence point? Yes, अमितेश, very good. अमितेश ने बहुत सही जवाब दिया है। आप देख सकते हैं यहां पर कि वापस अकेला ये बचेगा Na2HPO4, वापस MP प्रोटिक है, HPO4 2- H प्लस दे भी सकता है और H प्लस ले भी सकता है, और ऐसा कर सकता है तो हम कह सकते हैं कि pH का वैल्यू क्या? pKa2 प्लस एक नेक्स्ट pKa3 होल डिवाइड बाय 2, pKa2 प्लस pKa3 होल डिवाइड बाय 2, ये हमारे पास सेकंड इक्विवेलेंस पॉइंट का pH होगा। आई थिंक ये भी आपको समझ में आ जाना चाहिए। क्या हम लोग थर्ड इक्विवेलेंस पॉइंट पर भी MP प्रोटिक देख पा रहे हैं? क्या यहां पर MP प्रोटिक देख पा रहे हैं? नो, इट इज द सॉल्ट Na3PO4, सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक एसिड, पॉलीप्रोटिक, हाइड्रोलिसिस ऑफ पॉलीवैलेंट आयन, और Na3PO4 एग्जैक्टली मैं क्लास में करा चुका हूं आपको। तो क्वेश्चन गोज टू नाउ हाइड्रोलिसिस ऑफ पॉलीवैलेंट आयन, KH1 इज इक्वल टू x² C-x। तो इसलिए मैं लिख नहीं रहा हूं, लेकिन समझ में आ गया आपको कहां से आएगा अगर लाना पड़ा तो। Na3PO4 है अकेला Na3PO4 इज देयर, कोई कॉन्जुगेट नहीं है, इसलिए कोई बफर की बात यहां पर नहीं है। तो कैसे पीएच लाया जाएगा Na3PO4 का? हाइड्रोलिसिस ऑफ पॉलीवैलेंट आयन, मैं करा भी चुका हूं Na3PO4 का कैसा आपको, ठीक है? तो कॉन्फिडेंट है, बातें समझ में आ गई। इसको लिख नहीं रहा हूं यहाँ, या चाहो तो ये लिख देता हूं कि कहां से आएगा। इट विल बी कमिंग फ्रॉम KH1 is equal to, you know, x² upon C-x, and here x will be the OH minus, x will be the OH minus, क्योंकि स्ट्रॉन्ग बेस वीक एसिड का सॉल्ट हम कर चुके हैं पहले। यहां से फिर ये सोल्व हो रहा होगा, ठीक है जी। तो 3 इक्विवेलेंस पॉइंट, और तीनों का मतलब क्या है? तो एस किसी भी, तो आज मैंने अगर H3PO4 का एग्जांपल लिया है तो कोई आपको कार्बोनिक एसिड H2CO3 का भी ले सकता है।
उसके कितने इक्विवेलेंस पॉइंट होंगे बेटा? 2। अगर डाइप्रोटिक है तो 2 इक्विवेलेंस पॉइंट, ट्राइप्रोटिक है 3 इक्विवेलेंस पॉइंट, मोनोप्रोटिक तो सिंगल इक्विवेलेंस पॉइंट। स्ट्रॉन्ग वाले मोनो हो या पॉली सबका एक इक्विवेलेंस पॉइंट, स्ट्रॉन्ग वाले मोनो हो या पॉली सबका एक इक्विवेलेंस पॉइंट। लेकिन वीक हो तो जितने प्रोटिक है उतने ही इक्विवेलेंस पॉइंट। ये बात आप लोग जान लीजिए, और सारी रिएक्शन 1 बाय 1 करानी है, डायरेक्ट एक बार में रिएक्शन नहीं करानी। ये बात हमें समझ में आ जानी चाहिए। सुप्रथम कोई कॉन्जुगेट नहीं है। जब फर्स्ट इक्विवेलेंस पॉइंट आया तो दोनों खत्म हो चुके। इसके 1 मोल के लिए 1 मोल NaOH मिला है, खत्म। सिर्फ ये सिर्फ प्रोडक्ट है, नो रिएक्टेंट देयर, बोथ वर लिमिटिंग रिएजेंट्स, बोथ वर इन द सेम रेशियो। जब भी इक्विवेलेंस पॉइंट आता है जब दोनों रिएजेंट बराबर बराबर मिलाए जाए। ठीक है। हाँ, एक बात बेटा अब मैं करना चाह रहा हूं, ये तो 3 इक्विवेलेंस पॉइंट की बात होगी। एक बात मैं करना चाह रहा हूं, कुछ आते हैं फ्रैक्शनल इक्विवेलेंस पॉइंट। फ्रैक्शनल इक्विवेलेंस पॉइंट मतलब हाफ इक्विवेलेंस पॉइंट, 1/4 इक्विवेलेंस पॉइंट, 2/3 इक्विवेलेंस पॉइंट। इनका क्या मतलब है? फ्रैक्शनल इक्विवेलेंस पॉइंट का क्या मतलब है, इसी एग्जांपल के थ्रू नेक्स्ट में समझा रहा हूं। और उसमें मैं पहला केस में लेता हूं, लाइक समझाने के लिए। से कोई हमसे कहे फर्स्ट हाफ इक्विवेलेंस पॉइंट ऑफ H3PO4। अगर कोई हमसे कहे कि व्हाट इज द pH एट द फर्स्ट हाफ इक्विवेलेंस पॉइंट ऑफ H3PO4, जस्ट लुक एट इट कि क्या मतलब होता है हाफ इक्विवेलेंस पॉइंट का, फ्रैक्शनल इक्विवेलेंस पॉइंट का क्या मतलब है, वो अब आप लोग यहां पर समझिएगा। मैंने कहा फर्स्ट हाफ इक्विवेलेंस पॉइंट, समझिएगा ध्यान से मेरी बात को। फर्स्ट हाफ का मतलब है, फर्स्ट का मतलब क्या है? हमने फर्स्ट इसलिए आया क्योंकि हमने H3PO4 के 3 स्टेप देखे। इसका मतलब पहला स्टेप, फर्स्ट मतलब पहला स्टेप। तो पहला स्टेप सबसे पहले लिख लो। पहला स्टेप क्या है? H3PO4 plus NaOH, that gives NaH2PO4 plus H2। ये पहला स्टेप है बेटा। ओके, फर्स्ट मतलब पहला स्टेप लिख लेना है। अब उसमें क्या कह रहा है? हाफ इक्विवेलेंस पॉइंट। इक्विवेलेंस पॉइंट तब आता है जब दोनों दोनों बराबर रिएक्ट करते हैं। लेकिन फर्स्ट हाफ यानी पहली रिएक्शन आधी हो, अगर पहली रिएक्शन आधी हो और मैं आपसे कह दूं कि सपोज मेरे पास इसके A मोल हैं, तो बताओ NaOH के कितने मोल मिलाने पड़ेंगे? अगर H3PO4 के A मोल हैं तो फर्स्ट हाफ इक्विवेलेंस पॉइंट पर मुझे NaOH के कितने मोल मिलाने पड़ेंगे बताओ? A/2 डेफिनेटली। आधी रिएक्शन करानी तो आधा ही मिलाऊंगा। और आप देखिए अब यहां पर क्या होगा, ये LR है खत्म हो गया, यहां बच गया A/2 और यहां बन गया A/2। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ध्यान दीजिएगा, हाफ इक्विवेलेंस पॉइंट का मतलब क्या है कि जो रिएक्शन थी वो आधी होनी चाहिए। फर्स्ट मतलब पहली रिएक्शन और हाफ मतलब वो आधी हो। आधी कौन कराएगा? Na। जितना NaOH मिलाऊंगा उतनी रिएक्शन होगी। तो A था तो मैंने A/2 मिलाया, रिएक्शन करा दी, A/2 बन गया। अब तुम ध्यान से देखो ये किस तरह का सॉल्यूशन बन गया। pH लाने के लिए मुझे सोचना पड़ेगा ना कि कैसा बफर बन गया। बफर बनना है ये? इज इट बफर नाउ? यस, डेफिनेटली इट इज अ बफर सॉल्यूशन। यू कैन सी, you see this is a buffer solution. How it is? Weak acid and its conjugate ion wala salt is there, the buffer solution, and we can write the pH at this point, and you will say pH is equal to what? pKa plus log of S by A। अरे यही लगाओगे, लेकिन S by A तो मैं देख रहा हूं कितना है रेशो 1, log 1 is 0, तो pH is equal to pKa। लेकिन pKa किसका? H3PO4 का। और H3PO4 का अब आपके पास 3 pKa लिखे होंगे वहां, pKa1, pKa2, pKa3। तो बताओ कितना लिखूं यहाँ? pKa1। Why? Because H3PO4 is the acid। मुझे H3PO4 का चाहिए और वो पहली बार H प्लस देगा, तो pH का वैल्यू यहाँ पर pKa1 होगा फर्स्ट हाफ इक्विवेलेंस पॉइंट पर। बोलो बात समझ में आ गई सबको? एवरीबॉडी, फर्स्ट हाफ का मतलब पहली रिएक्शन लिखनी है और वो आधी करानी है। दैट इज द मीनिंग ऑफ फर्स्ट हाफ इक्विवेलेंस पॉइंट। ये A मान लो तो A/2 मिलाना है। पहले इतनी बात समझ में आ गई राघव? क्लियर है सबको? एवरीबॉडी हियर? ओके, चलिए बेटा दूसरा केस लेता हूं, और दूसरा केस में लेता हूं यहां पर सेकेंड 1/4 इक्विवेलेंस पॉइंट। सेकेंड 1/4 इक्विवेलेंस पॉइंट, इस बात का मतलब समझो। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेकेंड 1/4 इक्विवेलेंस पॉइंट? सेकेंड मतलब सेकेंड रिएक्शन शुरू करनी, और रिएक्ट कितना कराना है? 1/4। सेकेंड मतलब सेकेंड रिएक्शन, और सेकेंड रिएक्शन कब आती है? जब पहली कंप्लीट हो जाती है। पहली कंप्लीट कहां हुई थी? जब NaH2PO4 बन गया था। समझना मेरी बात को?
तो NaH2PO4 बन गया था, तब सेकंड रिएक्शन चालू हुई थी। तो मैंने कहा NaH2PO4 और ये जब रिएक्ट करेगा तो ये बन जाएगा Na2HPO4। जब रिएक्ट करेगा तो Na2HPO4 प्लस H2O ये बन जाएगा हमारे पास। अगर ये A है तो NaOH कितना मिलाएंगे हम लोग बताओ? अगर मैं इसको A एज्यूम कर लूं तो मुझे सेकंड 1/4 इक्विवेलेंस पॉइंट लाने के लिए NaOH कितना मिलाना है? A/4 मिलाना है, क्योंकि जितना इक्विवेलेंस पॉइंट है उतना ही रिएक्ट कराना है। तो मयंक, समझ में आ रही है बात? मयंक कुमार, A/4 मिलाना है, और A/4 मिलाएंगे तो आप देख सकते हैं ये खत्म, ये 3A/4 और ये A/4 बन गया है। ध्यान दीजिए, 3A/4 और A/4 बन गया है। ये दोनों मिलकर आप देख सकते हैं वापस से एक बफर का फॉर्मेशन हो गया है, बफर बन गया वापस। डू यू एग्री कि ये बफर है? समझ में आ रही बात सबको? सेकंड 1/4 यानी सेकंड रिएक्शन का, न्यूट्रलाइजेशन का रिएक्शन चालू करना है और वो 1/4 रिएक्ट कराना है। तो मैंने A/4 रिएक्ट कराया, 3A/4 A/4 बन गया। लेकिन मैंने स्पीशीज को देखा कि यार ये अगर H2PO4 -1 है तो यहाँ HPO4 2- कॉन्जुगेट आयन अवेलेबल है, और कॉन्जुगेट आयन अवेलेबल है तो ये बफर बन गया। क्लियर? और अब मैं पीएच लाना चाहूंगा, अगर इसका पीएच मैं कैसे लिखूं? आई विल से pH इज इक्वल टू pKa। लेकिन pKa नंबर कितना? यू टेल मी। pKa नंबर किसका लूं? जो एसिड है उसका लेना है हमको। हम देख रहे हैं कि H2PO4 -1 और HPO4 2-, यानी मैं इसको मानूंगा एसिड और इसको मानूंगा कॉन्जुगेट बेस। समझना मेरी बात को? मैं इसको मानूंगा एसिड और इसको मानूंगा कॉन्जुगेट बेस, और कॉन्जुगेट बेस ये एसिड है, तो मुझे तो एसिड का Ka चाहिए, यानी H2PO4 -1 का Ka चाहिए, और H2PO4 एक H+ दे चुका है, दूसरा देगा, इसलिए pKa2 लेना पड़ेगा। पहली बात क्लियर सबको? pKa2 प्लस log ऑफ S/A, यही हमारा S है, तो ये हो जाएगा A/4 और अपॉन 3A/4, यानी ये बन जाएगा कितना? प्लस log ऑफ 1/3। pKa2 प्लस log 1/3, और यू कैन से pKa2 माइनस log 3। ये pH का आंसर आपका आ जाना चाहिए। समझ में आ गई मेरी बात? सेकंड 1/4 इक्विवेलेंस पॉइंट का मतलब क्या है, ये सबको क्लियर हो गया बेटा? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेकंड फर्स्ट हाफ, सेकंड 1/4? ऐसे किसी के लिए भी आप कर सकते हैं। अब जैसे मैं आपको देता हूं नेक्स्ट, थर्ड दे रहा हूं मैं आपको, थर्ड टू थर्ड इक्विवेलेंस पॉइंट, और सब लोग मुझे इसका पीएच निकाल के बताओ। थर्ड टू थर्ड इक्विवेलेंस पॉइंट ऑफ H3PO4, व्हाट शुड बी योर आंसर? व्हाट इज द पीएच एट दिस पॉइंट, थर्ड टू थर्ड इक्विवेलेंस पॉइंट? सब लोग अपना अपना आंसर निकाल के बताएं मुझे जल्दी से। थर्ड टू थर्ड इक्विवेलेंस पॉइंट, व्हाट इज द पीएच? सब लोग अपना अपना आंसर निकाल लें। थर्ड टू थर्ड इक्विवेलेंस पॉइंट, सब कुछ अपना आंसर लिख रहे हैं, और मैं चाहूंगा सब लोग अपना आंसर लाएं ताकि आपको पता चले कि आप लोग इस बात को सीख पाए या नहीं सीख पाए। और नहीं सीख पाए तो अपना यहाँ पर ध्यान पूरा दीजिए, और कोई दिक्कत है तो मुझे बताइए, आई विल क्लियर इट। चलिए जी, चेक करते हैं। आप लोग अपना आंसर लिख रहे हैं, लेकिन चेक करते हैं। सबसे पहली बात, थर्ड सुनते ही थर्ड रिएक्शन लिख लेनी है, और थर्ड रिएक्शन तब आती है जब H3PO4 के 2 H+ खत्म हो चुके, और 2 H+ खत्म हो चुके तो Na2HPO4 बन चुका। ये बात भी हमारे दिमाग में ऑटोमेटिकली आनी चाहिए कि थर्ड इक्विवेलेंस पॉइंट की रिएक्शन सेकंड के बाद आती है, और सेकंड का मतलब 2 H+ खत्म हो चुके तो एक बच रहा है Na2HPO4। इसका रिएक्शन कराएंगे NaOH के साथ, ये बना लेगा हमारे पास Na3PO4 एंड H2O। ये Na3PO4 एंड H2O यहां पर बना लेगा, और अब इस रिएक्शन के अंदर हमको रिएक्शन जो करानी है वो कितना फ्रैक्शन करानी है वो आप देखेंगे। हमें जो, अगर ये A एज्यूम कर लिया हमने पहले की तरह, तो हमें ये कितना मिलाना है? 2/3A मिलाना है, ताकि 2/3 रिएक्शन हो। ये खत्म हो गया, यहां बच गया A/3, और यहां पर बन गया 2A/3। मैं वापस कह सकता हूं कि हमारे पास एक और बार बफर का फॉर्मेशन हो गया है,
और इस बफर का जब मैं पीएच लिखने जाऊंगा तो pH इज इक्वल टू मैं कहूंगा पीके। हमेशा में सोचना है, यही इंपॉर्टेंट बात है कि पीके नंबर कौन सा लूं, वरना यहां प्रॉब्लम हो जाती है कई बच्चों को। तुम ये देखो एसिड कौन है और बेस कौन है। मेरे लिए ये एसिड है और ये सोल्ट है, तो एसिड का पीके चाहिए, एसिड का पीके चाहिए, और एसिड है HPO4 2 माइनस मतलब 2 दे चुका, तीसरा देने की बारी है, इसलिए पीके 3 प्लस log ऑफ S बाई ए, ये सॉल्ट और ये एसिड, तो S बाई ए करा log 2, इट इज log 2, तो pH इक्वल टू pK3 प्लस log 2, दैट इज योर आंसर फॉर दिस टाइम। बोलिए आ रहा है सबका, एवरीबॉडी। इक्वलेंस पॉइंट कैसे कैसे आते हैं, फ्रैक्शनल इक्वलेंस पॉइंट का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया सबको। तो मूल बात जो समझ में आई इस सेक्शन से, हमें वो ये समझ में आई कि अगर कोई पॉलीप्रोटिक वीक एसिड है बेटा, तो उसका एक बार में रिएक्शन नहीं कराना, पहला स्टेप कंप्लीट हो जाए तो सेकंड कंप्लीट हो जाए तो थर्ड, इस तरह से आगे बढ़ते जाना है। फिर रिएक्शन के बाद क्या बचा, बफर बनता है, एम्फीप्रोटिक बनता है, क्या बनता है उसके अकॉर्डिंग पीएच कैलकुलेट करना है। लेकिन ध्यान ये देना है बफर बनते वक्त कि पीके एसिड का चाहिए, तो एसिड कौन है, जो एसिड है उसी के बेसिस पर उसका नंबर डिसाइड करना है। जैसे यहां हमारा एसिड हम देख रहे थे HPO4 2 माइनस था, पता चल गया 2 माइनस यानी 2 दे चुका था, तीसरा पीके ही यहां आना चाहिए, इसलिए यहां 3 आया। कभी 2 कभी 1 और कभी 3, ये क्यों पीके नंबर बदल रहे हैं, ये बात आप सबको क्लियर होनी चाहिए, और मुझे उम्मीद है कि शायद आप लोगों ने ये बात समझी है। इज इट, एम आई राइट, एम आई राइट? ये समझ में आ गया कब कौन सा पीके आएगा, कब 1 कब 2 कब 3 आएगा। ओके वेरी गुड। तो जो बस वापस रिपीट कर रहा हूं कि एसिड और कॉन्जुगेट आयन में से एसिड पर फोकस करना है, एसिड का पीके लेना है, और एसिड का पीके कैसे लेना है मैंने एग्जांपल भी दिया। HPO4 2 माइनस अगर एसिड है तो 2 दे चुका यानी तीसरा H प्लस देगा pK3 ऐसे। चलिए जी आगे बढ़ते हैं बेटा, और नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे अब यहां पर इंडिकेटर्स। तो नेक्स्ट हम पढ़ने वाले यहां पर इंडिकेटर, और हमारे सिलेबस में एसिड बेस इंडिकेटर्स, तो उन्हीं की बात करते हैं, एसिड बेस इंडिकेटर्स। वी कम टू द नेक्स्ट एसिड बेस इंडिकेटर्स। एसिड बेस इंडिकेटर का मतलब है ऐसे इंडिकेटर जो एसिड बेस टाइट्रेशन में यूज होते हैं, हम उनको एसिड बेस इंडिकेटर कहते हैं। इंडिकेटर विच आर यूज्ड इन एसिड बेस टाइट्रेशन आर कॉल्ड एज एसिड बेस इंडिकेटर। वरना तो हम देखते हैं कि हमारे पास रेडॉक्स टाइट्रेशन भी होता है। तो एसिड बेस टाइट्रेशन में यूज होने वालों की बात हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं। इनके बारे में आप एक दो बातें मैं आपको बता दूं कि, और आप जानते भी, आपने यूज करे भी इंडिकेटर। अरे करें गए हो कभी लैब में, या ऐसे कॉपी सबमिट कर दी थी? अधिकतर लोग आप में से ऐसे कॉपी सबमिट कर देते हैं, लैब में जाते ही नहीं बस। हाँ गए हैं तो फिर आपको याद होगा। और एसिड बेस टाइट्रेशन आपने 11th में करी होगी, 12th में आप लोग करते हैं रेडॉक्स टाइट्रेशन, लास्ट ईयर आपने रेडॉक्स टाइट्रेशन करी होगी। लेकिन यहां पर हम लोग बात करने वाले एसिड बेस इंडिकेटर की जो आपने 11th में करी थी, है ना? तो आपने 11th में ये टाइट्रेशन करी थी, और मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं वहां आप लोगों ने कुछ इंडिकेटर यूज करे थे, वहां आपने कुछ इंडिकेटर यूज करे थे 11th क्लास में। डू यू रिमेंबर कौन से इंडिकेटर यूज करे थे आपने? कौन से इंडिकेटर यूज करे थे आप लोगों ने? डू यू रिमेंबर? या सिर्फ बाइक के इंडिकेटर यूज करें? हाँ वेरी गुड, जो लोग गए सही लिख रहे। मोस्ट कॉमनली यूज देयर मिथाइल ऑरेंज एंड फिनोप्थिलीन। मिथाइल ऑरेंज एंड फिनोप्थिलीन, टू वेरी कॉमन इंडिकेटर्स इन द स्कूल फॉर एसिड बेस टाइट्रेशन दैट वी यूज डेफिनेटली। ओके तो चलिए फिलहाल कोई बात नहीं, गए या न गए हो स्कूल, लैब गए हो या ना गए हो, यहां हम बात समझेंगे और इसको कंप्लीट करेंगे। चलिए तो बेटा इंडिकेटर का काम क्या है? अगर मैं आपसे सवाल पूछूं कि इंडिकेटर का काम क्या है, किस लिए यूज करते हैं इंडिकेटर? इंडिकेटर का काम क्या है? दे गिव द इंफॉर्मेशन अबाउट कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन, है ना? दे गिव द इंफॉर्मेशन अबाउट कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन। एंड हाउ दे गिव दैट पॉइंट? बाय चेंजिंग द कलर। आपने देखा होगा कि उस पॉइंट को ये कैसे डिटेक्ट करते हैं? बाय चेंजिंग कलर। या तो हम देखते हैं कि उनका कलर गायब हो जाता था, या कलर आ जाता था, या कोई एक कलर दूसरे कलर में कन्वर्ट होता था, और जहां ये कलर चेंज होता था हम कह देते हैं यहां पॉइंट आ गया है। मैं आपसे कहूंगा उस पॉइंट को हम कहते हैं एंड पॉइंट, END एंड पॉइंट, उसको हम कहते हैं एंड पॉइंट। जहां कलर चेंज आता है उसको हम कहते हैं एंड पॉइंट। दैट मींस दे डिटेक्ट द एंड पॉइंट
एक और वर्ड में हमने यूज करा है पहले कई बार, इक्विवेलेंस पॉइंट, न्यूट्रलाइजेशन पॉइंट, और आज हम बात करें एंड पॉइंट की। देखो कैलकुलेशन में, मैथमेटिकल क्वेश्चन, न्यूमेरिकल्स में सबको सेम मानना है, लेकिन अगर प्रिसाइजली देखा जाए तो एंड पॉइंट और इक्विवेलेंस पॉइंट अलग है। इक्विवेलेंस पॉइंट मैं आपको कहना चाहूंगा, सपोज आप लोगों ने 0.1 एम NaOH लिया 10 ml और आप HCl से टाइट्रेट करा रहे हैं 0.1 m से, तो इक्विवेलेंस पॉइंट कितने ml पे आएगा बताओ? 10 ml NaOH है 0.1 m और 0.1 m HCl से आप टाइट्रेट करा रहे हैं। इक्विवेलेंस पॉइंट मतलब जहां रिएक्शन कंप्लीट होती है, कितने ml पे आएगा ये पॉइंट बताओ? 10 पे आएगा, नो डाउट, बिकॉज रिएक्शन शुड बी कंप्लीटेड, 10 ml पे आएगा। लेकिन जब हम टाइट्रेशन करते हैं तो आप जानते हैं हमारे पॉइंट थोड़ा सा आगे पीछे आता है, थोड़ा सा आगे पीछे आता है। हो सकता है 9.8 आ जाए, 9.9 आ जाए, या 10.2 आ जाए, 10.3 ml आ जाए, थोड़ा आगे पीछे आता है। जहां कलर चेंज आता है वो कहलाता है एंड पॉइंट। यानी अगर मैं एक आइडियल टाइट्रेशन की बात करूं तो वहां पर इक्विवेलेंस पॉइंट और एंड पॉइंट दोनों सेम होंगे, लेकिन प्रैक्टिकली थोड़ा बहुत फर्क उनमें हो सकता है। डिविएशन जितना कम हो उतना ही टाइट्रेशन बेटर होगा, ये बात आप जान लीजिए। अब इंडिकेटर की बात करते हैं बेटा। सबसे पहली बात इनके लिए मैं आपसे कहना चाहूंगा इन इंडिकेटर के बारे में कि जो एसिड बेस इंडिकेटर होते हैं, these indicators are either weak organic acid और वीक ऑर्गेनिक बेस। या तो वीक ऑर्गेनिक एसिड होते हैं या फिर वीक ऑर्गेनिक बेस होते हैं। पहली बात, पहली चीज ये जान ले, these are either weak organic acid और weak organic base। दूसरी बात, हम ये कह रहे थे कि they show the color change and detect the end point, that means they detect the end point by showing their color change। आखिर इनमें ऐसी क्या बात है कि अपना कलर चेंज करते हैं, उस बात को हम लोग जानना चाहेंगे। तो ऐसा क्यों होता है और मैं आपको बताऊंगा इस बात को कि इनका जो कलर होता है वो इनके आयोनाइजेशन की वजह से होता है। यहां मैं लिख भी रहा हूं, कलर चेंज is due to their ionization। उनके आयोनाइजेशन की वजह से यहां पर कलर चेंज इज ड्यू टू देयर आयोनाइजेशन। उनका आयोनाइजेशन जो होता है उसमें आयोनाइजेशन में एक पार्ट ज्यादा हो जाता है, आयोनाइज्ड या अनआयोनाइज्ड, और इस वजह से कलर चेंज आता है। और मैं आपसे कहना चाहूंगा आयोनाइज्ड और अनआयोनाइज्ड में से हर एक का अपना एक फिक्स कलर होता है। और जनरली मैं लिख भी दे रहा हूं कि जनरली इट इज नॉट ऑलवेज बट जनरली आयोनाइज्ड पार्ट डार्कर, अनआयोनाइज्ड पार्ट लाइटर होता है। बात को समझिए, देयर कलर चेंज इज ड्यू टू देयर आयोनाइजेशन एंड जनरली आयोनाइज्ड पार्ट इज डार्कर इन कलर वेयर अनआयोनाइज्ड पार्ट इज लाइटर इन कलर। ऐसा होना कोई जरूरी नहीं है, लेकिन आमतौर पर ऐसा देखने को मिलता है इन द मोस्ट कॉमन इंडिकेटर्स। इन बातों का हम यूज करें तो आप शायद समझ पाएंगे कि कैसे इंडिकेटर अपना कलर चेंज करते हैं। इस बात को मैं आपको समझाता हूं कुछ एग्जांपल लेकर। देखिए बेटा, पहला एग्जांपल हम लोग लेते हैं, नंबर 1 आई टेक हियर एंड दैट इज phenolphthalein, one very common। मैं बहुत क्लियर आपको कह रहा हूं, जो भी बातें कर रहे हैं एसिड बेस टाइट्रेशन के इंडिकेटर की कर रहे हैं, रेडॉक्स टाइट्रेशन की कोई बात यहां पर अभी हम लोग नहीं कर रहे हैं, उनके इंडिकेटर की कोई बात हम लोग यहां पर नहीं कर रहे हैं। आप जानते हैं कि केमेनोफोर खुद ही इंडिकेटर का काम कर लेता है ना। हम एसिड बेस की, और उसमें काम आता है एक phenolphthalein, बहुत ही कॉमन HPS। शॉर्ट में उसको HPS से दिखाएंगे आगे भी। और बेटा HPS दिखाने का मीनिंग आप समझ जाइए। मैंने आपको कहा है कि दे आर आइदर वीक ऑर्गेनिक एसिड और वीक ऑर्गेनिक बेस। सो व्हाट डू यू थिंक इफ आई रिप्रेजेंट इट बाय HPS, व्हाट डज इट मीन? इट इज WA और WB, आई मीन वीक एसिड और वीक बेस। व्हाट डू यू थिंक? व्हाट डू यू थिंक व्हाट इट इज? एसिड, डेफिनेटली इट इज वीक एसिड, दैट्स व्हाई वी रिप्रेजेंट इट बाय HPH। आगे से HPS से डिनोट करेंगे। तो एक बात सोचो कि फ्लास्क में आपने एक सॉल्यूशन लिया हुआ है, ये सॉल्यूशन एसिड भी हो सकता है तो बेस भी हो सकता है, जो भी हो। आपने उस सॉल्यूशन के अंदर 2 बूंद phenolphthalein की डाल दी। जिस तरह 2 बूंद पोलियो की डालते हैं, 2 बूंद जिंदगी की, वैसे 2 बूंद हम इंडिकेटर की सॉल्यूशन में डाल देते हैं। तो हमने 2 बूंद इंडिकेटर की डाल दी। तो जैसे इसको डालेंगे हम देखेंगे यहां पर इसका आयोनाइजेशन हो जाएगा लाइक दिस।
H plus and pH minus. Okay, HPH will dissociate like this in the solution, H plus and pH minus. आप देख रहे हैं HPH is unionized whereas pH minus is ionized. H plus का कोई कलर नहीं है बेटा, ध्यान दीजिए, मैंने कहा कलर दो चीजों का, एक आयोनाइज्ड पार्ट का और एक अनआयोनाइज्ड का। आयोनाइज्ड पार्ट डार्कर है, अनआयोनाइज्ड पार्ट लाइटर है, उसी बात का यूज करते हैं। और आप याद करिए फिनोप्थिलीन के दो कलर आप बोलते हैं, कौन कौन से? फिनोप्थिलीन के कौन कौन से कलर बोलते हो बताओ जरा? एक कलरलेस और एक पिंक, है ना? डू यू एग्री? एक कलरलेस और एक पिंक, दो कलर की बात हम फिनोप्थिलीन के करते हैं, इन्हीं के बीच का इंटर कन्वर्जन होता है। तो मैंने जो बात लिखी कि आयोनाइज्ड पार्टिकल जनरली डार्कर, अनआयोनाइज्ड लाइटर। यू टेल मी पीएच माइनस का कलर क्या होना चाहिए? अगर आपने कहा पिंक और कलरलेस, तो पीएच माइनस का कलर कैसा होना चाहिए? व्हाट डू यू थिंक? पीएच माइनस का कलर पिंक और कलरलेस, मैंने क्या कहा? जनरली आयोनाइज्ड आर डार्कर, तो पिंक ही डार्कर हुआ, इट इज पिंक इन कलर, ये पिंक कलर का होगा। और HPH आपका कलरलेस होगा, ये पिंक और ये कलरलेस, ये हमारे पास सॉल्यूशन में आ गई बातें कि HPH कलरलेस होगा और पीएच माइनस हमारा पिंक होगा। अब आप खुद इसके बेस पर समझ सकते हैं, सोच सकते हैं इसका कलर चेंज कैसे आता होगा। मान लो मैंने इसको एसिड में डाला, तो उसका कलर कैसा दिखाई पड़ेगा? आप बोलिए। फिनोप्थिलीन को अगर मैं एक एसिड में डाल दूं तो उसका कलर कैसा दिखाई पड़ेगा? यू थिंक एसिड में कैसा दिखाई पड़ेगा, कलरलेस या पिंक? व्हाट डू यू थिंक? कैसे? अरे एसिड में क्या होगा? H प्लस, एसिड में हमको H प्लस मिलेगा, कॉमन आयन इफेक्ट मिलेगा, इक्विलिब्रियम किधर जाएगा? बैकवर्ड, और बैकवर्ड जाने का मतलब ज्यादा कौन हुआ? HPH, और HPH ज्यादा हुआ तो कलरलेस दिखेगा। समझ में आ रही बात सबको? अगर मैंने इसको एसिड में डाल दिया तो एसिड में कॉमन आयन इफेक्ट देगा H प्लस, क्योंकि H प्लस ऑलरेडी है वहां पर, है ना? तो इक्विलिब्रिया यहां पर, H प्लस हमने उसमें डाला, तो H प्लस जैसे ही एसिड में डाला, H प्लस ने कॉमन आयन इफेक्ट दिया, और आप देख रहे हैं किधर जाएगा? बैकवर्ड, और बैकवर्ड जाने का मतलब ज्यादा कौन हो गया? कलरलेस, तो इट विल बी कलरलेस। अब बताओ बेटा, अगर मैं इसको बेस में डाल दूं, तो बेस में डालूंगा तो बेस में क्या मिलेंगे? OH माइनस। OH माइनस क्या करेंगे? H प्लस को खा जाएंगे, और H प्लस को खा गए तो इक्विलिब्रिया किधर आएगा? फॉरवर्ड, और इक्विलिब्रिया फॉरवर्ड आ गया तो कैसा दिखाई पड़ेगा? पिंक। यानी एक बात मैं कह सकता हूं कि अगर हम एसिडिक से बेसिक मीडियम की ओर जा रहे हैं तो इसका कलर एसिडिक से बेसिक की ओर जाने पर कलरलेस से पिंक होगा। समझ में आ गई बात? फिनोप्थिलीन का जो कलर बदल रहा है वो किस बेसिस पर बदल रहा है? समझ में आ रही बात? कि अगर मैं एसिडिक मीडियम से बेसिक मीडियम की ओर जा रहा हूं तो इसका मतलब ये समझा जाए कि ये कलरलेस से पिंक की ओर जा रहा है। इज इट? अगर मैं एसिडिक से बेसिक मीडियम की ओर जा रहा हूं, ठीक है, तो कलर चेंज किस स्टाइल में होगा? कलरलेस से पिंक की ओर होगा। ये बात आपको समझ में आ जाना चाहिए। एवरीबॉडी गेटिंग इट? चलिए, तो पहला एग्जांपल हम हुआ हमारा फिनोप्थिलीन। दूसरा एग्जांपल लेते, दूसरा एग्जांपल लेंगे, दैट इज मिथाइल ऑरेंज। दूसरा एग्जांपल है हमारा मिथाइल ऑरेंज, इसको शॉर्ट में डिनोट करेंगे MEOH से। MEOH, मिथाइल ऑरेंज। क्या लग रहा है इस MEOH के नोटेशन को देखकर? आगे से MEOH से डिनोट, इट इज वीक एसिड और वीक बेस, इट इज वीक बेस। तो वीक बेस है तो हम इसका इक्विलिब्रिया लिखें, Me प्लस एंड OH माइनस। आपको याद होगा मिथाइल ऑरेंज के दो कलर होते हैं, एक येलो और एक रेड। आप मुझे बताइए एसिडिक मीडियम में इसका कैसा कलर होगा? अच्छा, उससे पहले एक बात डिसाइड कर लेते हैं। Me प्लस का कलर, मैंने दो कलर बोले, एक रेड और एक येलो। व्हाट डू यू थिंक Me प्लस का कौन सा कलर होना चाहिए बेटा? बोलो, Me प्लस का कलर कैसा लिखूं, रेड या येलो? बोलिए। Me प्लस का कलर, अरे Me प्लस इज आयोनाइज्ड, और मैंने क्या कहा था? आयोनाइज्ड डार्कर। रेड और येलो में डार्कर कलर रेड है यार, तो Me प्लस रेड कलर का। तो अनआयोनाइज्ड MEOH हमारा कैसा होना चाहिए? येलो कलर का।
अच्छा रेड, या एक और नाम कई बार हम यूज करते हैं पिंकिश रेड, रेड या पिंकिश रेड भी हम यूज यहां पर करते हैं Me प्लस के कलर के लिए। तो एक येलो कलर, एक रेड, या कह दीजिए पिंकिश रेड। अब मेरा क्वेश्चन आज से यह है कि अगर हम लोग एसिडिक से बेसिक मीडियम की ओर जा रहे हैं, अगर हम एसिडिक से बेसिक मीडियम की ओर जा रहे हैं तो ये चेंज कैसा होगा? अगर हम एसिडिक मीडियम से बेसिक की ओर जा रहे हैं तो कलर चेंज किस तरह का आएगा बोलिए जरा। एसिडिक मीडियम से बेसिक मीडियम की ओर जा रहे हैं तो कलर कैसे, कहां से कहां जाएगा? रेड टू येलो या येलो टू रेड? रेड टू येलो या येलो टू रेड, दैट यू नीड टू डिसाइड। अगर हम एसिडिक मीडियम से बेसिक मीडियम की ओर जा रहे हैं तो मिथाइल ऑरेंज का कलर कैसे चेंज होगा? चलिए सबने अपना अपना आंसर लिखा, हम डिसाइड करते हैं। पहले देखो जरा, अगर एसिडिक मीडियम है तो उसमें क्या होगा? H प्लस, H प्लस OH माइनस को खा जाएगा, और अगर OH माइनस को खा गया तो इक्विलिब्रियम किधर आएगा? फॉरवर्ड। फॉरवर्ड मतलब कैसा होगा? रेड। फॉरवर्ड मतलब रेड कलर होगा। और रेड कलर जो है वो किधर, और जब तुम बेसिक मीडियम में जाओगे तो OH माइनस कॉमन आयन इफेक्ट देगा, और OH माइनस कॉमन आयन इफेक्ट देगा तो इक्विलिब्रियम किधर जाएगा? बैकवर्ड। और बैकवर्ड मतलब कैसा कलर की ओर आ जाएगा? येलो कलर। तो समझ में आ गया सबको कि मिथाइल ऑरेंज का कलर एसिडिक से बेसिक की ओर जाने पर, एसिडिक से बेसिक की ओर जाने पर रेड टू येलो की ओर चेंज होगा। इसमें किसी को दिक्कत? इज इट क्लियर टू एवरीबॉडी बेटा? अरे समझ में आ रही बात सबको? एवरीबॉडी हियर? ओके चलिए, तो ये तो हुआ दो इंडिकेटर हमने समझ लिया, एक फिनोप्थलीन और एक मिथाइल ऑरेंज। और मैंने आपको कहा कि अपना कलर बदलते हैं, लेकिन कलर बदलने की वजह क्या है? इज दैट क्लियर टू एवरीबॉडी? कलर बदलने की वजह क्या है? समझ में आ गया सबको? क्योंकि इनका आयनाइजेशन होता है, कोई एक पार्ट बढ़ता है और एक पार्ट घटता है, कभी आयनाइज्ड बढ़ता है तो कभी अनआयनाइज्ड। जो ज्यादा बढ़ता है उसी का कलर में दिखाई देने लग जाता है, इसीलिए हमेशा एक कलर दूसरे कलर में चेंज हो जाता है। ये हमने समझ लिया। चलिए जी आगे बढ़ते हैं, और नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे अब यहां पर पीएच ऑफ इंडिकेटर। जो इंडिकेटर हमने सॉल्यूशन में डाला है उसका पीएच क्या हो, ये कैसे लाया जाए? तो मान लीजिए मोस्ट कॉमन केस, एक एसिडिक इंडिकेटर हमने ले लिया, बिकॉज आप जानते हैं कि इंडिकेटर या तो वीक ऑर्गेनिक एसिड है या फिर वीक ऑर्गेनिक बेस। तो मान लो हमने एक एसिडिक इंडिकेटर लिया HIN, इट विल डिसोसिएट इन द सॉल्यूशन into two ions H plus and IN minus. It dissociate into H plus and IN minus. This is unionized. It is unionized part, whereas it is ionized part. या unionized और ionized। एक और बात, इन दोनों में से अगर मैं एक को कहूं एसिडिक पार्ट और एक को कहूं बेसिक पार्ट, तो बताओ बेसिक पार्ट कौन सा है? बेसिक पार्ट कौन सा है? HIN और IN माइनस में से एक है एसिडिक पार्ट और एक को कहते हैं बेसिक पार्ट। तो बताओ बेसिक पार्ट कौन सा है? इट इज HIN और IN माइनस? IN माइनस। वाई? बिकॉज ये एसिड है तो इसका कॉन्जुगेट बेस है, तो इसलिए इसको मैं एक और स्टाइल में लिख रहा हूं कि इट इज बेसिक पार्ट, और ये हमारा एसिडिक पार्ट। क्लियर है बात? अब जरा सोचिए, मुझे लाना है पीएच, तो पीएच लाने का एक ही तरीका हो सकता है कि मुझे H प्लस पता चल जाए। वो कैसे लाऊं? इसका एक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा से K, इस K को हम दिखाएंगे KIN से। IN फॉर इंडिकेटर, दिस इज डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ इंडिकेटर। KIN किसको बता रहा है? डिसोसिएशन कांस्टेंट और आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ इंडिकेटर। तो आप इस KIN के टर्म में अगर इक्वेशन लिखें तो आप देखते हैं क्या बन रहा है आपका H प्लस इंटू IN माइनस डिवाइडेड बाय HIN। KIN इज इक्वल टू H प्लस इंटू IN माइनस बाय HIN, ये हमारे पास होगा। लोकेश वापस कह रहा हूं, HIN एक एसिड है और IN माइनस का कॉन्जुगेट बेस, ये इसका कॉन्जुगेट बेस है। तो अगर ये कॉन्जुगेट बेस है तो उसको मैं बेसिक कह सकता हूं और इसको एसिड कह सकता हूं। और KIN का वैल्यू मैंने यहां से लिख दिया। आप देख रहे हैं यहां से मैं H प्लस का वैल्यू निकाल लाऊंगा, और H प्लस का वैल्यू मेरे पास आ गया है KIN मल्टीप्लाइड बाय, you can see it is concentration of HIN divided by concentration of IN minus। और अगर pH लाना चाहते हैं तो you can take the log, और अगर मैं इसका log ले लूं यहां पर तो आप पाएंगे, अगर इसका log ले लिया जाए तो आप समझेंगे कि it is pH
we can get here pH is equal to minus log of KIN और minus log of HIN divided by IN minus. अगर इसको थोड़ा सा रीअरेंज करें बेटा तो pH का फॉर्मूला बन गया व्हाट, PKIN minus log of KIN can be written as PKIN और माइनस log of HIN by IN minus को राइट प्लस log of IN minus divided by HIN. और ये हमारे पास एक और बेहद इंपॉर्टेंट रिजल्ट आ गया, एक और बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट, स्टार रिजल्ट हमारे पास आ गया। और आप देखिए बिल्कुल वैसा है जैसा आज हमने बफर सॉल्यूशन में पढ़ा। बफर का पीएच भी ऐसा ही था कि नहीं, pH इक्वल टू pKa प्लस log ऑफ कॉन्जुगेट आयन यानी S by A, S वाज कॉन्जुगेट आयन डिवाइड बाय एसिड। बिल्कुल वैसा ही फॉर्मूला आ गया, तो हमें कुछ अलग से याद रखने की जरूरत नहीं पड़ी, बिल्कुल वैसा ही फॉर्मूला इंडिकेटर का है जैसा फॉर्मूला हमारे बफर का था। इसको भी हम लोग कहते हैं हेंडरसन इक्वेशन। जैसे वहां आई थी हेंडरसन इक्वेशन वैसे यहां भी आ गई है हमारी हेंडरसन इक्वेशन। तो क्या है ये इक्वेशन, समझ में आ रही बात सबको? आयन माइनस रिप्रेजेंट कर रहा है आयोनाइज्ड पार्ट का कॉन्सेंट्रेशन और HIN रिप्रेजेंट कर रहा है अनआयोनाइज्ड पार्ट का कॉन्सेंट्रेशन। बेटा क्लियर है बात सबको? एवरीबॉडी गेटिंग इट? अरे समझ में आ गया सबको? क्लियर? ओके, एक क्वेश्चन लास्ट में इस पर मैं लिख देता हूं जिससे मैं ये बात थोड़ी सी और क्लियर हो जाएगी। एक क्वेश्चन लिख रहा हूं, मान लो मैं आपसे कहूं कि pH ऑफ इंडिकेटर is 5.6, KIN 10 to power minus 5, ये आपको दिया हुआ है। क्वेश्चन है परसेंटेज ऑफ इंडिकेटर आयोनाइज्ड, परसेंटेज ऑफ इंडिकेटर आयोनाइज्ड कितना है? व्हाट परसेंट ऑफ इंडिकेटर इज आयोनाइज्ड? दैट इज द क्वेश्चन इज व्हाट परसेंट ऑफ इंडिकेटर इज आयोनाइज्ड। ये हमसे क्वेश्चन पूछा गया है। हाउ कैन यू सॉल्व इट? इट इज गिवन हियर KIN 10 to power minus 5 एंड व्हाट परसेंट ऑफ इंडिकेटर इज आयोनाइज्ड, ये हमसे पूछा गया है। कैसे करें समझिए बात को। क्या फॉर्मूला है हमारे पास pH ऑफ इंडिकेटर का? वी हैव pH इज इक्वल टू PKIN, अपना अपना आंसर निकाल लें, प्लस log ऑफ IN माइनस बाय HIN। ये हमारे पास फॉर्मूला है। हम वैल्यू डाल देंगे, pH का वैल्यू कितना है 5.6, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ PKIN 5 प्लस log ऑफ, अब एक बात देखिए आयोनाइड और अनआयोनाइड दोनों हमारे पास है। एक को अगर तुम x अज्यूम कर लो तो दूसरा 100 माइनस x। जब भी परसेंटेज की बारी आ रही है तरीका समझना कि अगर IN माइनस को हमने x अज्यूम कर लिया, आयोनाइड पूछा गया है तो आयोनाइड पूछा है तो आयोनाइड को मैं x अज्यूम कर लिया तो अनआयोनाइड कितना होगा 100 माइनस x। क्लियर है बात सबको? एक x तो दूसरा 100 माइनस x हमने अज्यूम कर लिया है। अब बस सोल्व कर लो। आप जान रहे 0.6 और 0.6 मतलब 2 log 3 2 log 2, तो मैं कह सकता हूं इट इज 0.6 इज इक्वल टू log ऑफ x अपॉन 100 माइनस x एंड log 2 यू नो कैन बी रिटन एज log 4, 2 log 2। हम इस वैल्यू को 2 log 2 यानी log 4 से लिख सकते हैं। ये हमारा 6 था, ये 0.6 को हमने log 4 लिख लिया और यहां से अगर सोल्व करें हम लोग तो x का वैल्यू हमारे पास आ गया है कितना 80%। तो 80% आयोनाइज्ड इज योर आंसर। इसमें किसी को दिक्कत हो तो बोलो। एवरीबॉडी 0.6 can be written as log 4 because log 2 is 0.3, log 2 is 0.3, so log 6 is 2 log 2 और वहां से कंपेयर किया तो एक ही बात इंपॉर्टेंट बात हमें समझनी है, क्या टोटल 100% है, एक x है तो दूसरा 100 माइनस x है। अगर आयोनाइड अनआयोनाइड पूछा जाता तो अनआयोनाइड को x मान लेता, ऊपर वाला 100 माइनस x हो जाता। कुल मिलाकर एक x तो दूसरा 100 माइनस x अज्यूम करो और सोल्व करो इक्वेशन से, डायरेक्टली हमारा आंसर आ जाएगा। एनी प्रॉब्लम टू एनीबॉडी? If you have any problem, you can ask. If any doubt there, is there any? No. समझ में आ गई बात? तो आज की बात यहीं तक रखते हैं हम लोग और आई गिव यू द हैंड आउट नाउ। और बाकी फिर भी कोई प्रॉब्लम रह जाती है तो इस सॉल्यूशन ऐप पर भी आप पूछ सकते हैं। आई विल गिव यू द होमवर्क, उसको करते रहें, कॉन्फिडेंट रहे,
और हम अच्छा करके आएंगे इस उम्मीद के साथ अपना काम करते रहें, डेफिनेटली यू विल डू इट। चलिए बेटा, आई गिव यू द हैंड आउट नाउ। की बात करें कि दो बैट को दिए फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, they cannot start the DNA replication. They cannot start. Why? We will come to the point. मैं आपको अभी जो है हैंडआउट दे देता हूँ, एक बार जो भी मैंने आपको बताया बेटा उसको यूज करना, और ये जो अभी हाँ अभी मैं हैंडआउट दे रहा हूँ। हैंडआउट आने वाला है आप लोगों के पास अभी, और मीनवाइल अगर आपको कुछ पूछना हो तो आप उसके लिए रेडी रहें। यस हाँ बेटा, तो ये तो बात हो गई आप लोगों के, हैंडआउट आपके पास आ गया है। फिलहाल इस लेक्चर में किसी को कुछ पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं। मेनली हमने जो बात करी है बफर की बात करी है, बफर का पीएच आपको निकालना आना चाहिए। मिक्स्ड बफर पीके प्लस लॉग ऑफ एस बाई ए या पीओएच इक्वल टू पीकेबी प्लस लॉग ऑफ एस बाई बी। कब था? जब के बाई सी हमारा या केबी बाई सी हमारा नेग्लिजिबल है, तब ये फॉर्मूला है, ये जरूर ध्यान रखना है। और बाकी मैक्सिमम बफर एक्शन एस इक्वल टू ए या एस इक्वल टू बी होने पर पीएच रेंज पीके माइनस वन से पीके प्लस वन है ना, ये मेनली बातें मैं ध्यान रखनी। तो यहां तक किसी को दिक्कत हो बोलो बेटा। सिलेबस कंप्लीशन बेटा लेट ही होगा तुम लोगों का, एग्जैक्टली मैं बता पाऊंगा अभी मुझे देवी ध्यान आ नहीं रहा है, बट डेट मेरे पास आ चुकी है लेकिन अभी ध्यान आ नहीं रहा मेरे को, तो आई विल टेल यू लेटर। यस, एनी अदर डाउट दैट यू हैव? नो? Yes, I will try my best to complete maximum ionic equilibrium before the JEE main first attempt। पूरा तो नहीं हो पाएगा लेकिन ज्यादातर कोशिश मैं करूंगा कि जो इंपॉर्टेंट बातें उनको पहले प्रायोरिटी पर लेते हुए इस चैप्टर को मैं आगे बढ़ाऊंगा। JEE मेन में जो ज्यादा चांस जिनका है जिन बातों का आने का, उन बातों को, उन टॉपिक्स को प्रायोरिटी पर लेते हुए बात को आगे बढ़ाऊंगा डेफिनेटली। ठीक है, तो मन में अभी एक ही बात है कि जितना इंपॉर्टेंट बातें जो मोस्ट प्रोबेबल है एग्जाम के अंदर वो पहले हो जाए। ठीक है बेटा, चलो फिर मिलते हैं बाद में। अच्छे से करें सब लोग तैयारी। बाय बाय।